हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत प्यारे से मेहमान, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे मित्र हमारे साथ हैं जो कोटा से हैं। तो आज उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा शो आज का होने वाला है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पूरा शो एंजॉय करना। मिलाते हैं आपको अपने शो से। तो वेलकम सर, अंतरिक्ष सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ दीपक भैया। और पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मुझे प्यार दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और दूसरी बात ये कि सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो मुझे आगरा में आपके पास तक ले आई, क्योंकि आप कोटा 2-3 बार आके गए हैं, लेकिन मैं आज तक है ना ऐसे किसी शो में आउट ऑफ टाउन गया नहीं हूँ, लाइक अगर मैं किसी को जानता नहीं हूँ तो। बट आपकी मोहब्बत है सिर्फ जो मैं आगरा तक आ गया सिर्फ आपका शो करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, क्योंकि हमने 2-3 बार शो किया है कोटा में, बट कभी भी हमारी ज़्यादा पर्सनल बातें हो भी नहीं पाई हैं। और क्योंकि आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो इससे बेटर मोमेंट और टाइम क्या ही होगा कि हमारी पर्सनल बातें भी होंगी और हमारे बारे में थोड़ा लोगों को भी जानने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ तो हमारी कैसी होती है आपको पता ही है। देखो, ऐसी बात है, लोगों को अच्छे वही नज़र आते हैं जो लोग खुद अच्छे होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं तो ज़रूर आप भी बहुत अच्छे होंगे। खैर, ये सारी बातें तो हम कर लेंगे, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। फ़िलहाल मैं आपके बारे में बता देता हूं। सर जो हैं एक टीचर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ बताना रह गया तो बता सकते हैं कि मतलब मैंने टीचर बता दिया, आप टीचर हैं और टीचिंग भी करते हैं, पोइट्री भी करते हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। इसके अलावा कुछ और? यार ये ना बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने ना वेटर का काम भी किया हुआ है होटल में। मैंने वेटर ट्रेनिंग का काम एंड जो शेफ़ का काम होता है वो ऐसा ट्रेनिंग किया हुआ है। और ये काम मैंने किया था जब टीचिंग लाइन से मैं थोड़ा बोर हो गया था। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2023 की लास्ट की बात है कि ना मैं टीचिंग लाइन से थोड़ा बोर हो गया था। तो मेरा मन हुआ कि यार कुछ और करते हैं। तो मेरा कुछ और करने का मन हुआ तो सोचा मैंने क्या कर सकते हैं अब हम, क्योंकि अपन टीचर हैं। तो टीचर में क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, एजुकेशन लाइन में ही घुसे हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वो है, आपकी नॉलेज उसी लाइन में है। फिर मैंने जब थोड़ा सोचा, मेरे माइंड में आइडिया आया कि यार होटल ट्राई कर लेते हैं अपन। तो होटल में मैं गया। तो होटल में जब मैं गया ना तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वहाँ पे जो हमारे शेफ़ थे, जो मेन शेफ़ थे और जो स्टाफ वाले थे, उनके साथ एक प्रॉब्लम आई कि होटल में जब कोई नया ट्रेनी जाता है ना तो एक तो ये होता है कि ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं, लाइक प्रॉपर कोटा के कम ही लोग मिलेंगे। और ज़्यादा जो लोग होते हैं वो यूके उत्तराखंड साइड के ज़्यादा होते हैं जो होटल का काम करते हैं। ये बात मुझे वहाँ जाके समझ में आई। और जब मैं वहाँ पे गया तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि देखो, ज़्यादा पढ़े लिखे होटल में काम करने वाले लोग बेसिकली एंड मोस्टली नहीं होते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अच्छे लेवल पे पढ़े लिखे होंगे, और मे बी जो मेन शेफ़ होगा। जो लेकिन ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनीज आते हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। मेरे साथ वाले के साथ तो सबके साथ ये प्रॉब्लम थी। एक जो उनका असिस्टेंट शेफ़ था मेन शेफ़ का, वो थोड़े आई थिंक ग्रेजुएशन की हुई थी उन्होंने, बट बाकी सब या तो कोई 8 पास था, कोई 10 पास था, वैसे थे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सबके साथ वो बात करने का लहजा है ना, ऐसे होता है कि सुन ये साफ़ कर दे, ये पट्टी चमका दे, ठीक है, ये यहाँ पे खाना लग गया है, ये पोछा मार दे। तो वो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें जब पता लगा एक टीचर आ रहा है तो यार उससे बात करने का है तो फ्रेशर ही हमारे लिए। और वहाँ पे देखा जाए तो वो जो शेफ़ थे वो मेरे गुरु थे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बात कैसे करनी उनका, क्योंकि एक हैबिट ही बन चुकी है कि उनका बात करने का तरीका ये है। तो मेरे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम थी वो स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे तो हैबिट पड़ गई ना कि सर सुनने की, सर गुड मॉर्निंग, सर हाउ आर यू, सर ये कर लीजिए प्लीज़, वो सुनने की हैबिट पड़ गई ना। लेकिन अब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे तो वही है कि जब मैं पहले दिन गया तो पहले दिन मुझसे शेफ़ बोलते हैं कि ओके आ गए आप। मैंने कहा हाँ सर आ गया। पहले दिन तो सब तमीज़ से ही बात करते हैं। तो ठीक है, वो कैप होती है शेफ़ वाली कि ये पहन लो, ये एप्रिन पहन लो और काम पे लग जाओ। तो मैंने पूछा सर बताइए क्या काम करना है। कहते हैं ये प्याज है, प्याज काटूँ। अब मैं प्याज काट रहा हूँ, लाइक मुझे लगा थोड़े बहुत काटने होंगे, 10-15-20 प्याज, और प्याज बिल्कुल लाल प्याज, वो जो आंखों में वैसे लगते हैं। हमें तो 2-4 से ज़्यादा काटने की आदत भी नहीं, मम्मी कभी कह दें घर में तो काट लेते हैं। तो अब मुझे लगा 2-4 प्याज काटने होंगे। तो एक छोटा सा बास्केट था, मुझे बताया कि ना वो जो साइड में स्टोर रूम है वहाँ पे वो प्याज रखे हुए हैं, आप वहाँ से उठा के ले आओ और कट करो। तो मैं वो छोटे से बास्केट में शायद 5-6 प्याज ले आऊँगा और कट करने लगा। तो शेफ़ मुझसे बोलते हैं ये क्या कर रहा है। मैं कहा सर प्याज काट रहा हूँ। इतने से क्या होगा। मैं कहा सर तो वो कम से कम मेरे लिए 5-10 किलो प्याज ले आएंगे। वो चाकू चाकू भी घर में, घर वाला चाकू होता है ना, वहाँ तो वो चाकू भी ऐसे खतरनाक लग रहा है कि किसी के घुसा दो कहीं तो मर्डर कर सकते हैं। तो वो धार इतनी तेज़ उस चाकू की कि अगर वो टच भी कर ले तो ब्लड निकलने लग जाए। अब मैं उससे इतना बड़ा चाकू प्याज काटने के लिए कंफर्टेबल ही नहीं, बट मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ, कट जाए कट जाए कट जाए। तो ऐसा करके पहले दिन में मैंने 10 किलो प्याज छिले, सिर्फ छिले, काटे भी नहीं। और उसी में काफ़ी टाइम हुआ। तो हाँ, उसके बाद लाइक फिर मैंने जितना भी काम किया
पट्टियाँ ही चमकाई, लाइक पट्टियों में खाना गिर गया साफ़ करो, और उसके बाद फिर जो सफाई है जाले ले लो, पोछा मार दो कभी कभी, तो ये सब किया है। कभी कभी बर्तन भी धोने पड़े हैं, तो वो एक फेस रहा है। तो हाँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं, अब तो आई थिंक सब लोग जान जाएंगे, बट बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। मैंने काम भी किया है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग की थी सेल्स मार्केटिंग से। सेल्स मार्केटिंग मैंने कैसे की थी कि जब मैं स्कूल में था तो 12th एग्ज़ाम में 2016 में 12 में था, और मेरे एग्ज़ाम थे 2017 में। वो जो सेशन चलता है 16 to 17 का सेशन था मेरा। उस समय मैं 16 ईयर्स ओल्ड था, क्योंकि मेरा जो बर्थ है वो 2000 का है, तो उसी के हिसाब से उसी के पैटर्न पे मेरी एज चलती है। तो जब 12 के एग्ज़ाम मिड सेशन में गए थे, लाइक जब अक्टूबर नवंबर आया था, तब आपको याद होगा 2016 में नया नया जियो सस्ता हुआ था, जियो लॉन्च हुआ था, और वो सबको 4G नेट फ्री बांटता था। उस समय 4G फ़ोन बहुत ज़्यादा सेल होने स्टार्ट हो गए थे। तो तब क्या था कि मुझे भी शौक लगा कि यार चाहिए, तब मेरे पास 3G फ़ोन था। और वो 3G फ़ोन भी कैसा है मेरे पास, पापा से बहुत लड़ा जिद की। तब जून में मेरा बर्थडे था, तो पापा ने 5000 रुपये दिए थे कि बेटा इसमें फ़ोन आए तो लिया। तो मैं तब भी सोच के गया था 4G फ़ोन लेंगे, लेकिन क्योंकि 4G फ़ोन नए नए लॉन्च हुए थे तो महंगे थे, तो 5000 रुपये लेके मैं फ़ोन लेने मार्केट में गया, ढूंढा 4G फ़ोन मिले उस रेट में, पर उस टाइप के नहीं मिले, फीचर बहुत डाउन थे उसके। बट उस टाइम पे अगर आपको पता हो तो माइक्रोमैक्स काफ़ी बूम पे था, लाइक उसका काफ़ी बूस्ट आया हुआ था माइक्रोमैक्स। अब तो वो लुप्त हो गया, बट तब बहुत चलता था। तो 5000 रुपये में माइक्रोमैक्स का 3G फ़ोन अच्छा खासा मुझे फीचर का मिला। अब मिला तो लालच आ गया। उस समय तो दिमाग भी नहीं था कि जो सेल्स करने वाले होते हैं वो दिमाग अपना घुमा देते हैं, और अपन मान गए, बच्चे ही तो थे। तो लिया है मैं फ़ोन, तब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। पर जब जियो सस्ता आया, एक्चुअली फ्री आया, तो फिर तब मैंने सोचा, स्टार्टिंग में जब जियो लॉन्च हुआ तब मुझे ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में। मुझे लगा होगा 4G या सस्ता होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 3G पे अपन काम चला लेंगे। बट कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद मेरा फ्रेंड आके मुझसे बोलता है, यार अंतरिक्ष भाई ना वो ना सिम भी फ्री मिल रही है, और 3 महीने के लिए नेट भी फ्री, कॉलिंग भी फ्री है, अनलिमिटेड। ओके। मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि अपन 3G भी अपन कैसे चला रहे ना, 3G फ़ोन तो है पर 2G नेट चला रहे हैं। 30 रुपये अपन इकट्ठे करते हैं, पहले एयरसेल का रिचार्ज कराते हैं 2G, जिसमें कुछ 100-150 MB आता था 2G, और उससे अपन सिर्फ व्हाट्सअप और फेसबुक चला रहे हैं, वो भी सिर्फ पोस्ट देख रहे हैं, है ना, पोस्ट भी सिर्फ फ़ोटो, वो भी जो 5-6 बार बफरिंग के बाद वो थोड़ा लोड हो रहा है, इतना कर रहे हैं। और इसमें तो सब कुछ मिल रहा है, फ्री मिलता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, पापा से एक बार पैसे मांग लिए, वो 3-4 महीने पहले ही मांगे, दोबारा मांगे तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, मार पड़ सकती है, वो अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरी हैबिट क्या थी उस टाइम पे ना, मेरी सिस्टर बाहर जॉब कर रही थी जयपुर में, तो मम्मी, क्योंकि सिस्टर अकेली, उनके लिए भी सब नया, और वो भी छोटी थी, 3 साल बड़ी है मुझसे बस, अब तो मैरिड हूँ। तो उस टाइम पे मम्मी अकेले कैसे भेजें, अब घर में हम जॉइंट फैमिली तो है नहीं, सिर्फ मैं हूँ, भाई हैं, पापा हैं, मम्मी है, और सिस्टर शादी से पहले साथ में ही रहती थी, तो हम ही हैं, तो किसी को तो शिफ्ट होना पड़ेगा। पापा की जॉब कोटा में, वो जा नहीं सकते थे, मैं छोटा था, मैं क्या ही करता, भाई तो मुझसे भी छोटा, तो मम्मी को जाना पड़ा। मुश्किल था क्योंकि 2 बच्चे हम भी थे, छोटा भाई तो बहुत छोटा था, इनको भी संभालना है, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो मम्मी और सिस्टर जयपुर शिफ्ट हो गए थे। तो अब क्या था कि अब घर में बड़ा कौन, मैं ही हूँ, तो अब घर के खर्चे पे क्या होता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना साइकिल भी चलानी आती थी, 12 तक मुझे साइकिल नहीं चलानी, मैंने बहुत बाद में सीखी है। गाड़ी तो मैंने 2021 में सीखी है, वो भी स्कूटी। तो बहुत टाइम लगा मुझे इन सब में। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, पापा के पास टाइम नहीं, उन्हें अपना काम भी तो करना है, तो घर का जो राशन पानी है वो सब है, तो लाना, अगर इकट्ठा हम लेके आए उस टाइम पे तो मुश्किल है, गाड़ी चलानी नहीं आती, उठा के कौन लाएगा, और मार्केट जाना पड़ेगा। तो पापा और मैंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम 2-4 दिन का राशन लाया करेंगे घर का, थोड़ा बहुत देगा आ जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो पापा क्या करते थे, डेली कुछ पैसे दे के जाते थे कि कोई नीड है, तो वो पीछे से लाइक कहाँ जाएंगे बच्चे मांगने। तो अब डेली की नीड में मैं जानबूझ करके कोई सामान लेके आऊँ, क्योंकि पैसे खर्च हुए वो शो करना है, और उस पे से 10-10, 20-20 रुपये बचा लेता था, है ना। हालांकि वो मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा कि बेटा आप ऐसा करो, कोई अगर ये देख रहा है, बट हाँ उस टाइम पे मैं करता था। तो 10-10, 20-20 रुपये बहुत टाइम तक बचाए मैंने, इकट्ठे किए, सेव किए, तो वो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम वही, 3 से 4 हज़ार रुपये में फ़ोन थोड़ी आएगा 4G, क्योंकि अब तो और डिमांड बढ़ गई 4G फ़ोन की, जियो की वजह से। क्या कर सकते हैं, मैंने कहा अपना फ़ोन 1 साल भी नहीं हुआ, इसको बेच देते हैं, शायद इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि एक ठीक ठाक रेंज का फ़ोन आ जाए। बेचेगा तो कोटा में ना एक सेंटर स्क्वायर नाम की जगह है, वो पूरा एक मॉल है, वो मॉल सिर्फ फ़ोन्स का है, वहाँ पे आपको शॉप सिर्फ सेल फोन्स की मिलेंगी,
वो पुराने फ़ोन्स के अच्छे खासे प्राइस आपको मिल जाएगा उसका, नया ले सकते हो आप, पुराना भी अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। तो मतलब वहाँ से ज़्यादा अच्छा प्राइस आपको अपने फ़ोन का कहीं नहीं मिलेगा पूरे कोटा में, और मे बी और शहर में भी ना मिले। तो मेरा फ़ोन 5,000 का था और 3-4 महीने चलाया भी था, और 3G था, तो उसकी वैल्यू वैसे भी नहीं थी, क्योंकि फ़ोन की वैल्यू क्या ही होती है आप जानते हो एक बार लेने के बाद। तो मैं वहाँ गया सेंटर स्क्वायर में, गाड़ी चलानी मुझे आती नहीं है। मेरा एक दोस्त जो मेरा नेबर था उस टाइम पे, मैंने उससे कहा भाई चल, उसने कहा ठीक है चलते हैं, लेकिन गाड़ी मेरे पास है नहीं। तो हमने एक तीसरे बंदे को फ़ोन लगाया, वो थोड़ा अमीर था हमसे, तो उसके पास स्कूटी थी, तो वो आया, हम तीनों बंदे गए सेंटर स्क्वायर में, गए गुमानपुरा नाम की जगह है कोटा में, वहाँ पे सेंटर स्क्वायर है। तो वहाँ पे गए, तो हमने पहले एक शॉप पे गए, तो उसने बोला कि हम 3G फ़ोन तो लेते ही नहीं है। हमने कहा ओके। फिर एक और शॉप पे गए, उसने कहा ले लेंगे। हमने कहा कितना? क्या 3,500। मैंने कहा अच्छी कीमत है, मैंने तो 5 में लिया, 3-4 महीने चला भी लिया, 3.5 मिल रहा है, 3.5 और प्लस 3-4 मेरे पास है, 7-8,000 रुपये हो गए। मैंने तुरंत सेल किया, फ़ोन सेल किया। अब उन्हीं शॉप वालों से हमने पूछा कि सर कि कोई 4G फ़ोन सस्ता रेंज में मिलेगा क्या? मतलब कितना रेंज है? तो टोटल अमाउंट तो मेरे पास 7-7.5 के करीबन हो गया था, बट हमने कहा कम बताएंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी आदत होती है वो थोड़ा बढ़वा देते हैं। हमने कहा सर 5-5.5 तक का बजट है। उन्होंने एक फ़ोन दिखाया, माइक्रोमैक्स ने एक मॉडल लॉन्च किया था U4 5010A के नाम से, ठीक है। तो उसने फ़ोन दिखाया। अब उस टाइम पे क्या था ना, आपको भी पता ही होगा कि 1 GB रैम भी अगर किसी फ़ोन में है ना तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने वो फ़ोन दिखाया, तो उस फ़ोन में क्या था कि 2 GB रैम, 16 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, सब कुछ बढ़िया, बैटरी लाइफ अच्छी, मेमोरी अच्छी उस एरा के हिसाब से। मैंने कहा सर रेट क्या है? मुझे लगा रेट भी अच्छी होगी फिर जब सब कुछ अच्छा है तो, कि 5,500 रुपये ओनली। मैं कहा दे दो। अब फ़ोन ले आया मैं, मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये भी बच गए। अब उन दो लड़कों ने कहा अंतरिक्ष पार्टी दे। मैंने कहा ठीक है यार, 200 रुपये में खुश रहेंगे बच्चे ही तो ये भी। तो फ़ोन ले आया, घर पे लाया, बढ़िया मस्त उसको खोला, यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर सिम का जुगाड़ किया तो फिर चला रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि ये अक्टूबर में हुआ, दिसंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, क्योंकि मैं 12 में था जैसा मैंने बताया आपको। तो थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करना है, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि घर भी संभालना है, अभी छोटे भाई को संभालना है, घर का काम भी करना है, स्कूल की पढ़ाई भी देखनी है, कोचिंग तो मैं गया ही नहीं, जाने का टाइम ही नहीं था उसमें। अब फ़ोन, अगर मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो पढ़ूंगा कब? तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आई। तो जब ये ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो फ़ोन चलाने में टाइम नहीं गया इतना मेरा, क्योंकि टाइम नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब फरवरी जब आया तो मेरे प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल भी ऐसे थे कि मुझे दूसरे स्कूल लेने जाना पड़ता था। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी यार थोड़े दिन के लिए तो आना पड़ेगा आपको, दीदी से बोलो छुट्टी ले लेंगी कुछ दिन की जॉब की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मुझे दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल लेने जाना पड़ता है, भाई को कैसे घर पे छोड़ूँ मैं, और काम थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, फाइल वगैरह भी बनानी अपनी। तो तब मम्मी आ गई थी। तो जब मम्मी आई तो एग्ज़ाम मेरे अच्छे हुए। एग्ज़ाम जब हुए, लास्ट ड्राइंग का एग्ज़ाम था, मुझे डेट भी आ रही है 27 मार्च 2017 को ड्राइंग का लास्ट एग्ज़ाम था मेरा, थ्योरी एग्ज़ाम। ड्राइंग अगर आप लेते हो 12th में, 11-12 में, तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता है लेकिन थ्योरी भी आती है। तो ड्राइंग का एग्ज़ाम था मेरा। तो एग्ज़ाम हुआ, सुबह एग्ज़ाम हुआ, सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, मैंने पढ़ाई की थी। क्यों की थी पढ़ाई? 10th में की नहीं मैंने, 10th में नहीं की, तो ये डर पूरे वेकेशन में लगा रहा, क्या फेल हो गए तो क्या, तो वेकेशन एंजॉय नहीं कर पाए। अच्छी बात ही मैं पास हो गया, ज़्यादा अच्छे नंबर से नहीं बट पास हो गया। तो लेकिन ये तब मैंने डिसाइड किया था कि 12th में ये नहीं करना है, क्योंकि वेकेशन टेंशन में नहीं काटना है। तो 12 में पढ़ाई कर ली थी मैंने मम्मी के आने के बाद। तो एग्ज़ाम बढ़िया गए। तो जब ड्राइंग का एग्ज़ाम हुआ तब मैंने सोचा कि बस बढ़िया, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं घर जा रहा हूँ सोच के, अब आराम से फ़ोन चलाएंगे, सब कुछ जो भी नहीं करा था फ़ोन में, जितना भी कर सकते अपन। घर गया, पहले तो रात भर मैंने पढ़ाई की थी उस दिन, तो नींद आई तो पहले तो मैं सो गया। शाम को था, उठा तो मेरा एक और फ्रेंड, वो मेरा जूनियर था, वो 11th में था। तो वो मुझे घर पे आता है कि अंतरिक्ष भाई सुनना। मैंने कहा हाँ भाई बोल। यार मैं ना कोचिंग में जहाँ जाता था पढ़ने, वहाँ पे उनकी फ़ीस देनी उन मैम की, यार चल मेरे साथ, अकेला जाऊँगा मैं। तो वो है ना, कोचिंग भी कहाँ पे थी, लोको कॉलोनी है हमारे घर के पास में कोटा में, और लोको कॉलोनी आपको पता है क्वार्टर्स होते हैं, बाकी सुनसान एरिया ही होता है। तो मैंने कहा चलते हैं। तो हम जा रहे हैं साइकिल लेके, वो तो हम साइकिल क्या कर रहे हैं, वो साइकिल भी उसकी है, वो घसीटता है ऐसे पैदल, मैं साथ साथ में चलता हूँ, हम बातें करते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में बोलता है भाई सुनना। अब उस टाइम पे क्या था ना, स्कूल में मैं अकेला जिसके पास 4G फ़ोन फ्री, तो किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, अंतरिक्ष का फ़ोन, मैसेज करना है अंतरिक्ष का फ़ोन, कुछ डाउनलोड करना है, मूवी वगैरह अंतरिक्ष का फ़ोन। तो मेरी सब बच्चे इज्जत करनी स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि अंतरिक्ष से बिगाड़ना बेकार है अब। तो सबका ही था। अब फ़ायदा क्या था, देखो मैं शरीफ बच्चा इतना,
ऑलमोस्ट सब लड़कों की गर्लफ्रेंड के नंबर मेरे फ़ोन में है। मैंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया उस टाइम पे। मैं उठा सकता था क्योंकि कहना नहीं चाहिए, बट मैं उन सबसे ज़्यादा हैंडसम दिखता था उस टाइम पे। लेकिन मैंने फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, तो हम जा रहे हैं रोड पे फ़ीस देने, तो वो रास्ते में कहता है यार सुनना भाई, वो जो मेरा दोस्त है वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेता है, क्या उसने 2 दिन से बात नहीं करी क्योंकि तू बिजी था एग्ज़ाम में तेरे, बात करने थे। मैं कहा हाँ भाई कर ले, अपन भी पूरा पूरा क्या कहते हैं वो टेंशन में कि कर ले। अब फ़ोन दिया उसे, मैंने उसे फ़ोन दिया, वो कॉल लगाने ही वाला था कि एक बाइक वाला पीछे से आया, उसके हाथ से फ़ोन लिया बड़े आराम से और लेके आगे बढ़ गया। अब हम कुछ सेकंड तक शॉक में ये क्या हुआ है, वो है ना, हम उस सिचुएशन को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं क्या हो रहा है। और जब तक समझ में आया हमें कि हमारा फ़ोन चोरी, मतलब चोरी तो नहीं, छीना जा चुका है, लूटा जा चुका है, तब तक वो बाइक वाला इतनी दूर जा चुका था कि वो नज़र तो आ रहा है बट गाड़ी का नंबर भी नहीं दिख रहा हमें। तो फ़ोन गया तो तब समझ में आया फ़ोन गया, घर पे मार पड़ेगी शायद, डर है उससे ज़्यादा मुझे है। तो उसे भी डर लग रहा है अंतरिक्ष पैसे ना मांग ले। अब मुझे पता है उसकी गलती भी नहीं है, तो यार एक है अपन थोड़े काइंड हार्टेड तो है, तो लाइक कैसे मांग ले। तो अब क्या करूं, मैंने कहा यार घर पे बताना तो पड़ेगा। मैं घर आया, मम्मी बाहर पड़ोस की आंटी से बात कर रही थी, तो मैंने बताया मम्मी ऐसा, और थोड़ा बच्चे थे तो थोड़ा रोना भी आ रहा था कि यार मम्मी फ़ोन गया मेरा, तो क्योंकि मैं आज तो मैं सोच के बेटा चलाना है, दूसरा मिलेगा भी नहीं। और एक बात तो है ना कि पहला फ़ोन तो जिस फ़ोन को बेचा वो पापा ने दिलाया था, और पापा ने बड़ी मेहनत से पैसे दिए थे मुझे, तो बहुत चीज़ें जो बुरी लग रही है उस टाइम पे। तो मम्मी ने कहा बेटा रिपोर्ट करा गया पहले फ़ोन की, ताकि मिसयूज़ ना हो। मैं रिपोर्ट कराने गया, रिपोर्ट कराई, बट फ़ोन कहाँ ही मिलते खोए हुए, अगर आप कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी नहीं हो तो, या आपने कोई क्राइम नहीं किया तो रिपोर्ट कराई। लेकिन अब ये है ना कि मुझे फ़ोन तो चाहिए, पापा से भी नहीं मांगना है, खुददारी भी है अपने में कुछ, क्या करें, काम करो। अब मैं 17 का भी नहीं हुआ था, कौन प्रोफेशनल काम देगा, डिग्री भी कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन क्या, 12 के एग्ज़ाम भी अभी नहीं, एक रिजल्ट भी नहीं आया, क्या कहें 12 पास भी नहीं कर सकते, क्या काम करें। तो मैंने कहा कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें क्वालिफिकेशन और एज की रिक्वायरमेंट इतनी ना हो, जो कोई काम दे दें। तो है ना, वहाँ पे कोटा में एक सब्जी मंडी एरिया है, सब्जी मंडी एरिया पुरानी सब्जी मंडी, वहाँ पे सब्जी मंडी नहीं लगती, वहाँ पे शॉप्स हैं, लाइक कैसी शॉप्स, स्टेशनरी की शॉप्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हो गई, तो वैसी शॉप्स हैं। लकीली मैं बस में वहाँ बैठ के गया, और जब जहाँ पे बस रुकी वहाँ पे सामने एक शॉप है, रुचि एंटरप्राइजेस के नाम से, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। वहाँ पे सामने बोर्ड लगा था काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है। मैंने कहा चलते हैं। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा सर आपको हेल्पर्स चाहिए ना, मतलब बॉयज़ चाहिए काम के लिए। तो मैंने कहा हाँ क्या करते हो। मैंने कहा सर 12 के एग्ज़ाम दिया भाई। कह रहा ठीक है कल से आ जाओ, 4500 रुपये मिलेंगे, सुबह 10 बजे आना है, रात में 9 बजे फ्री हो गए। मैंने कहा सर काम क्या है। कुछ नहीं, झाड़ू मारनी, पोछा मारना, ये कांच चमकाना, कूलर फ्रिज वगैरह उठा के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इन पे रखवाना करवाना, हेल्पर का काम बेसिकली। बॉडी आएंगी कूलर्स की, उनको शिफ्ट करवाना, ये सब काम करना होगा। और देखो अगर तुम सीख जाओ सेल्स करना तो फिर तुम सेल्स में लग जाओगे। मैंने कहा ओके सर। तो फिर मैंने वो काम किया, लाइक उस काम में लाइक तो स्टार्टिंग है ना मेरी कैसे हुई काम करने की, वो पहली जॉब थी मेरी। तो पहली जॉब अपन ने करी है लाइक पोछा मारने से स्टार्ट किया है। तो अब वो है ना कि अपन डाउन टू अर्थ वहाँ से बन गए। तो अब वो अपन में एटीट्यूड नहीं आता। लाइक अब मेरा ये होता है कि स्कूल में, अब मैं जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ फ़िलहाल, अब जैसे मैं कोचिंग्स में पढ़ाता था तो वहाँ पे एक ना होता है, हमने बचपन से क्या होता है कि स्कूल में जो वो होते हैं जो हेल्पर्स होते हैं, हम उनको बाई जी या ऐसे एक वर्ड होता है जो बोला जाता है, मेरे मुँह से निकलता नहीं है। तो मैं उनको भी सर मैम करके रेस्पेक्ट देता हूँ कि सर एंड मैम, क्योंकि आप भी बड़ा ही काम कर रहे हो ना, और ये काम मैंने किया है। तो मैं फील कर रहा हूँ कि आपको क्या, लाइक जब आपसे कोई बोलता है कि यार तूने वहाँ पोछा नहीं मारा, क्या कर रहा है ना, आपके कस्टमर खड़ा है वहाँ पे, कस्टमर है, आप भी अच्छे ही घर से आ रहे हो ना, आप में खुददारी तब आप वो काम कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ और नहीं आता है अभी और आप सीखना चाह रहे हो, तो आप भी अच्छे घर से आते हो। कोई अच्छा वेल सेटल कस्टमर वहाँ पे खड़ा है, आप उसके सामने बोल रहे हो कि यार तूने ये कपड़ा नहीं मारा, कपड़ा मार यहाँ पे, तो वो चीज़ आई। लेकिन उससे मैं बहुत कुछ सीखा, मुझे कम्युनिकेशन करना आ गया जो आज काम आता है मेरे, मुझे बात करनी, मुझे मार्केट में सर्वाइव करना आ गया, क्योंकि वो एक ऐसा है वहाँ पे सब एक दूसरे को काटने पे दौड़ते हैं उस एरिया में। तो ऐसे एरिया में काम कर लिया मैंने, सर्वाइव कर लिया, तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो। देन फिर जब दोबारा वो चीज़ एक टीचिंग पोस्ट पे जाने के बाद, जब वो दोबारा होटल लाइन में गई, जब मुझे दोबारा वो सब फेस करना पड़ रहा है, तब वो ऐसा नहीं है कि यार मैं क्यों करूँगा, क्योंकि यहीं से उठे हो आप। तो लाइक मैं मानता भी यही हूँ कि यार आप कितने बड़े बन जाओ, क्योंकि आज देखा है तो मैं थोड़े बहुत शोज़ कर ही रहा हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बना लेता हूँ, तो लोगों के सामने बोल लेता हूँ,
और एक वेल सेटल रेस्पेक्ट वाली जॉब है मेरे पास, टीचिंग की जॉब। बहुत गुरु बनना बहुत बड़ा काम होता है, मैं मानता हूँ। चाहे आप किसी को भी कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप गुरु उस टाइम पे। अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे सीख रहा हूँ, अभी आप मेरे गुरु हो, तो वो रेस्पेक्ट है, क्योंकि अपन को वैल्यू करनी आती है। तो वो चीज़ वहाँ से आई। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ वो याद है। दैट्स वाई मुझे मेरी औकात पता है कि कल को मैं किसी ऐसे लेवल पे पहुंच गया ना कि लाइक मैं कल को प्राइम मिनिस्टर बन गया। भाई साहब स्टार्टिंग में पूछे हमारे अपन ने, ये नहीं भूलना है। काम मतलब आपने, हाँ मतलब स्टार्ट एकदम डाउन किया है और कई सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी है, मतलब कि काम बिल्कुल। जो मतलब इस क्योंकि तरह हमेशा से सीखने का था हमें। कि अपन देखो क्या है ना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मिडिल क्लास भी वो तो मैं पहले कहता था, अब जब से वो मिडिल क्लास टैप के बारे में पता लगा, खुद को मैं गरीब कहता हूँ। तो मैं गरीब फैमिली से आता हूँ। तो हम जैसे दीपक भाई आपका भी होता होगा, जो हम होता है ना कि जब हमें पता है कि यार अपने पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, बट काम तो कुछ तो करना है, सीखने का अपन शौक रखते हैं। फिर तो अपन क्या सोचते हैं कि कहीं से ये काम अपन को आना चाहिए, प्रोफेशनली सीखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कोई भी स्किल सीखेंगे। बिल्कुल। तो क्या ऐसा करें कि काम भी आ जाए और पैसा ना देना पड़े। वहाँ जॉब कर लो, जॉब कर लो, जॉब कर लो। हाँ, स्टार्टिंग में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको बहुत कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपका मन ना हो, जो मन ना हो। बट एटलीस्ट पैसे मिलेंगे, काम सीखोगे, बढ़िया बुद्धि लगाना। बढ़िया होते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि और ये चीज़ भी कैसे समझ में आई, मेरा दोस्त जो बचपन का सबसे खास दोस्त है, गुप्ता है वो, ओके। तो दे के समझ में आया। तो यही क्या फिर पैसे हर जगह तो पापा से मांग के नहीं सकते, पापा आज इसका शौक है तो ये पैसे तो ये सीखना है, तो क्या करा, काम करते रहे, सीखते रहे, और वो चीज़ काम आती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप कोटा से हैं और टीचर भी हैं। बिल्कुल। कोटा सुन के ही ना ऐसे एकदम माइंड में आता है कि यार पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो कुछ एक्सपीरियंस कोटा का इससे रिलेटेड शेयर करो कि मतलब ये फोबिया है, कोटा में कुछ और भी होता है या सिर्फ पढ़ाई होती है, और क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब और टीचिंग लाइन में जाने का कोई एक्सपीरियंस है सब? तो देखो दीपक भाई, बात ऐसी ना कि एक तो कोटा, हाँ कोटा में सुसाइड के लिए वो भी हाईलाइट हो रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। स्टूडेंट डिप्रेशन है या वो पढ़ाई का डिप्रेशन है या मतलब एक्सपेक्टेशन का डिप्रेशन है, मैं मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत है। मतलब ऐसा होता है कि फैमिलीज़ क्या करती हैं, अपना पूंजी जो भी उन्होंने कमाई है, मैं मानता हूँ इस बात को, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है कि वो एक तो बच्चे से एक्सपेक्टेशन बहुत रखती हैं और वो अपनी पूंजी को उसके साथ कोटा भेज देते हैं कि ये कोटा में फ़ीस जमा कर दी, अब तू हमारे परिवार का चिराग है, तू नाम रोशन करेगा। और फिर वो शायद नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो मतलब क्या यही वजह है डिप्रेशन या सुसाइड की, या कुछ और भी मतलब चीज़ें हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल एक वजह ये भी है कि हाँ ये होता है कि जो फैमिली होती है उनके जो सेविंग्स होती है कई बच्चों पे, तो वो पूरी उसके ऊपर वो एक तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं रिस्क लेके, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही जो रिस्क के साथ आ रहा है, तो बच्चे को प्रेशर तो है। तो कई बच्चे जो कमज़ोर होते हैं तो वो ऐसे स्टेप लेते हैं। बट एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी होता है कि कोटा में सुसाइड बहुत करते हैं बच्चे, तो सुसाइड के लिए वो हाईलाइट होता है, बच्चों के सुसाइड के लिए। बट कोटा में कई और भी वजह इसकी वजह से बच्चे या और लोग सुसाइड करते हैं, बट कोटा सिर्फ एजुकेशन पे बदनाम क्यों है, क्योंकि वो उसका हब है। लाइक सुसाइड के पीछे और भी वजह है। लाइक अगर किसी बच्चे ने, मान लीजिए किसी बड़ी कोचिंग का, मैं नाम किसी कोचिंग का नहीं लूँगा, वैसे सब जानते हैं कोटा में बड़ी कोचिंग्स कौन सी हैं, तो अगर किसी कोचिंग का बच्चा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो लोग जज कर लेते हैं कि यार कि है ना पढ़ाई का प्रेशर है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं झेल पाया तो कर लिया। बट कई बार कुछ और वजह भी होती हैं, लाइक कई बच्चे ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाते हैं। ओके। अब पैसा नहीं आ रहा, लत पड़ गई है, गलत संगत में भी तो फंसते हैं, बहुत से बाद मैटर होता है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं बच्चे बहुत कच्ची उम्र में, लड़की का चक्कर हो गया, लड़के का चक्कर हो गया, तो वजह तो बहुत हैं। क्योंकि दीपक भाई देखो क्या है कि कोटा घर पे ये बोल के बच्चे बहुत आ रहे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, बट सारे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, सारे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। राइट। राइट। तो अब बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सबने ये बात देखी, न्यूज़पेपर ने छाप दिया कोचिंग के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इस कोचिंग के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक। अब कोचिंग का नाम आ गया, पढ़ाई का नाम आ गया और सुसाइड आ गया, सबने एक अजम्पशन बना लिया, पढ़ाई के डिप्रेशन में आके बच्चे ने जान दे दी। कई बार दूसरे रीज़न सामने आते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कोटा में बहुत फेमस कोचिंग है कॉमर्स के लिए, मैंने खुद ने वहाँ जॉब की है। तो अभी लास्ट ईयर ना एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि एक 12 का लड़का इस कोचिंग का अपनी साइकिल सहित गायब हो गया, घर जा रहा था रात में कोचिंग से घर या अपने रूम पे जहाँ पे भी वो देता होगा, और रास्ते में गायब हो गया। 2 दिन बाद उसी की खबर आती है कि वो किसी लड़की के पीछे
साइकिल सहित ट्रेन में बैठ के दिल्ली चला गया। अब यहाँ पे पढ़ाई का कोई रोल ही नहीं था, बात तो दूसरी थी ना। तो कई रीज़न्स होते हैं, लेकिन अब जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि कोई बॉम्बे जा रहा है, अब बॉम्बे मॉडलिंग एक्टिंग इसका हब है, इस टाइप के मीडिया कंटेंट का। अब कोई बॉम्बे गया है इस लाइन में अप्लाई करने, हो सकता है उसको काम मिल भी गया हो। अब उसी टाइम पे मान लो उसने सुसाइड कर लिया, हो सकता है किसी भी रीज़न से, किसी से उसका रिलेशनशिप चल गया हो या कोई भी बात हो गई हो, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि वो बॉम्बे गया था एक्टिंग का ट्राई करने या मॉडलिंग का ट्राई करने, तो लोगों ने क्या अजम्पशन बना लेंगे लोग कि यार वहाँ पे हो नहीं पाया होगा, किसी ने ब्लैकमेल किया होगा, बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है यार, वहाँ पे तो बहुत कुछ होता है, तो इस वजह से काम लेने आओ, किसी ने कुछ गलत कर लिया होगा, कुछ कह दिया होगा, तो वो मर गया। रीज़न कोई और भी हो सकता है। और हाँ, जैसा आपने सवाल किया कि घर वाले जो लाइक पूंजी होती है, तो कहीं ना कहीं देखो इससे पेरेंट्स शायद अग्री ना करें, बट घर वालों की भी गलती है। क्योंकि दो ही टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिनका ऐसे एग्ज़ाम देने में, ऐसा करियर बनाने में इंटरेस्ट होगा, दूसरे जिनका नहीं होगा। जिनका इंटरेस्ट होगा वो तो आप नहीं कहोगे ना तो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, उनका पैशन है वो। लाइक हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमसे किसी ने कहा थोड़ी है, हमारा पैशन नहीं है तो हम कर रहे हैं, हम बिना के कर रहे हैं। अब इसमें हम सक्सेस हो, लेट हो, जल्दी हो, लेकिन हम सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि हमारा पैशन है, कोई हमसे नहीं कह रहा। तो जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको इंजीनियर बनना है, जिनको साइंस फील्ड में जाना है, वो खुद पढ़ेंगे, जिनको एक्चुअल में जाना है। दूसरे जो नहीं पढ़ रहे वो कौन है, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अगर इंटरेस्ट नहीं तो वो पढ़ क्यों रहे हैं? तो प्रेशर भी कहीं ना कहीं घर वाले ही बना रहे हैं ना, कि बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा, बेटा तू तो डॉक्टर बनेगा। तो उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, एक बार उससे तो पूछ लो उसको करना क्या है। हो सकता है कि आप उससे एक बार पूछो, बात करो, और अगर आप उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पे उसका सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो, ये इन्वेस्टमेंट वहाँ करो, तो वो इस फील्ड से ज़्यादा जल्दी उस फील्ड में अच्छा करके दिखाएं, और बहुत जल्दी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उससे डबल लौटा भी दें। आप सपोर्ट तो करो, बट आपने तो प्रेशर बना दिया कि बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, तू बनेगा। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसकी सुनी ही नहीं आपने, और प्रेशर डाल दिया कि बेटा हमने इमोशनल ब्लैकमेल, कि बेटा हमने सब कुछ लगा दिया ऊपर, तेरे पापा पास एक 2 खेत थे बेच दिए। अब बच्चा डिप्रेशन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि तो उसे वो करनी नहीं है। उसे बच्चे को मान लो गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, या उसको समझ में आते हैं सी माइनर कोड का लग रहा है, ए मेजर कोड का लग रहा है, उसको वो समझ में आ रहा है ना, तुम उसे फिजिक्स के लॉ सॉल्व करवा रहे हो, तुम उसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है बच्चे का। और वो घर भी छूट गया, उसका घर छूट के वो यहाँ आ गया, सब नया है, नए लोग, पता नहीं उसे अच्छे मिले भी नहीं मिले, ठीक है, वो रूम में बेचारा अकेला बैठा है, एक प्रेशर में उसके माइंड में यही चल रहा है कि बेटा घर खेत बिक गए, घर बिक गया, फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतने प्रेशर में, और उम्र क्या है बच्चे की, उस बच्चे की उम्र भी नहीं है प्रेशर हैंडल करने की, उसे पता भी नहीं कैसे हैंडल करना है, और वो कोशिश भी कर रहा है पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसे आएगा? आप मुझसे बोलो, मैं खुद टीचर हूँ पर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, आप मुझसे बोलो सर मैथ्स के ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, 5 मिनट के बाद मेरा सिर दुखेगा कि यार नहीं हो रहा मुझसे, मैं कैसे करूँ, मैं नहीं चल पा रहा हूँ। अब उस बच्चे से कह रहे हो कि जिसका आर्ट लाइन में जाना है, जिसका किसी और लाइन में आना है, कि वो फिजिक्स भी कर ले, वो मैथ्स भी कर ले, वो केमिस्ट्री भी कर ले, वो एक वेल सेटल करियर बना ले अपना, वो भी इस फील्ड में जिसमें उसको बनाना नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है। नीट जेई कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, बहुत मुश्किल है, टफ एग्ज़ाम में आता है। तो इतना सब कुछ आप प्रेशर डालोगे तो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं बचता फिर। तो इसमें कोचिंग्स की गलती नहीं है, कोचिंग्स तो अपना कर रही हैं, कोचिंग्स क्यों चाहेंगे? अगर कोचिंग्स बच्चे को प्रेशराइज करेगी, बेटा सुसाइड कर लो, उनका ही धंधा कम होता है ना, तो कोचिंग्स की गलती नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आपने बच्चे को भेज दिया जेई नीट करवाने के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो आप चाहते हो, वो तो काम कर रहे हैं, वो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि जो आपके बच्चे के लिए प्रेशर है और जिसकी वजह से उसने सुसाइड करा, कोई और बच्चा है जो उसी काम को एंजॉय कर रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, तो प्रेशर कहाँ हो गया ये? अब उसी बच्चे को आप कहो कि बेटा तुझे पियानो बजाना सीखना है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, मे बी उसमें सुसाइड कर लेगा। तो पेरेंट्स की गलती है, पर पेरेंट्स मानते नहीं है। हर बार पेरेंट्स भी इंसान है, हर बार वो सही नहीं हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स भी गलत होते हैं, और ये पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वरना कई लोग अपने बच्चे खो देंगे, और गलती सिर्फ पेरेंट्स की होगी, उसमें बच्चे की नहीं होती है। एक होड़ भी लगी हुई है कि मेरा बच्चा जल्दी ही आईआईटी कर ले और जेई कर ले, नीट कर ले, 10th पास कर नहीं रहा, अभी वो आया है एकदम से, मतलब संभाला है उसने, होश हवास में आया, उसको एकदम से चल कोटा भेज देते हैं ताकि तू अभी से कर लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 12th में कर लेगा। तो वो एज आई थिंक इतना प्रेशर झेलने की होती नहीं है, और वो होड़ भी कहीं ना कहीं इसकी वजह है। क्या मतलब, आप सही है या गलत?
बिल्कुल वही, जैसे मैंने आपसे भी कहा ना कि यार इतने छोटे बच्चे के लिए इतना सारा स्ट्रेस हैंडल करना इजी नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी बड़े आदमी से आप बोल दो कि पूरा घर चलाना है, 10,000 रुपये सैलरी है, लाइट का बिल भी भरना है, घर के बच्चे भी पालने हैं, फीस भी भरनी है, खर्चा पानी भी करना है, और 10,000 रुपये में करना है, वो इतना मेच्योर भी नहीं है। तो बच्चे फिर एंड में आके वो इतना स्ट्रेस हो गया बच्चे के ऊपर कि अब वो सोच रहा है कि यार ऐसी ज़िंदगी से बेटर मर जाऊँ मैं, क्योंकि उसे वो ईजी लग रहा है कि एक बार ख़त्म कर दूँ सब। ठीक है, अब उसमें ना कोचिंग्स बदनाम हो जाएंगी, बच्चा बदनाम हो जाएगा। वो बच्चे की एज तो देखो, बच्चा था वो, पर पेरेंट्स का कहीं नाम नहीं आएगा, और पेरेंट्स तो खुद भी नहीं सोचते हैं। बच्चा मर गया ना, आप भी नहीं सोचेंगे वो कि यार कि हमारी गलती थी, वो मानेंगे ही नहीं कि हम तो भला चाह रहे थे उसका। ऐसा कैसा भला था कि बच्चा ही नहीं था, आप वो उसका भला नहीं था, ये आपका ईगो था कि शर्मा जी के बेटे ने नीट क्रैक कर लिया, बेटा तू भी करेगा। तो भी करेगा। शर्मा जी के बेटे को इंटरेस्ट था। हो सकता है कि आप अपने बच्चे से, वो जो मर गया ना, आप उससे एक बार पूछ लेते बस कि बेटा तेरा इंटरेस्ट क्या में था। शायद शर्मा जी का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, उससे पहले आपका बेटा दुनिया में नाम कमा लेता, दुनिया में नाम कमा। बट आपने वो नहीं किया। पर अगर कुछ कम भी करता तो शायद वो खुश तो होता। खुश तो होता। Maybe. और चलिए इसका एक दूसरा साइड अपन और थोड़ा देखते हैं कि बिल्कुल। ये बात तो हमने समझी कि हाँ थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है, लेकिन एक दूसरा साइड भी है जो आपने ही बोला कि सिर्फ पढ़ाई की वजह नहीं होती सुसाइड, कभी कभी वो लड़की या ड्रग्स के बिल्कुल। चक्कर में होता है। तो ये मतलब क्योंकि वो कोचिंग जा रहा है, तो कोचिंग्स में ऐसा एनवायरनमेंट है कि मतलब ये सारी चीज़ें सीख रहा है, या वो इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, या घर से अकेले वो हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है घर वालों को कोई साथ होना चाहिए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। क्या मतलब कुछ इसके बारे में बताएं आप। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात तो देखो सर, क्या है ना कि कोचिंग्स में जब बच्चा जा रहा है ना, अकेला नहीं पढ़ता वो, हज़ारों बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं। बिल्कुल। हज़ारों भी तो कम से कम 200-300 बच्चों का एक बैच तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये तो पॉसिबल ही नहीं कि लड़कियों को अलग कर दें, लड़कों को अलग कर दें, सबको साथ में पढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स की भी मजबूरी है, जो मैनेजर्स हैं जो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो हम ये तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि बिल्कुल ही अलग कर दें। बिल्कुल। लाइक अब वो टाइम नहीं रहा जब गुरुकुल हुआ करते थे और आपको बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, वो एक अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है। तो आप अगर क्लासेस में ये बैन भी कर दोगे कि साथ में नहीं बैठेंगे, तो बहुत से बच्चे सेम एक ही रास्ते से कोचिंग आएंगे, रास्ते में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, तो बातें तो होंगी। वो तो स्कूल्स में भी होती है ना, गर्ल एंड बॉय स्कूल में भी तो फ्रेंड होते हैं, हमारे भी रहे हैं दोस्तों, बातें हमने भी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, या जो भी उस टाइम पे तरीका था कॉन्टैक्ट में रहने का, हम भी मिलते थे। इनफैक्ट हम में से कईयों की क्रश भी रहे हैं, कहाँ लव स्टोरीज भी रही हैं स्कूल्स में काफ़ी बच्चों की। तो वो अभी भी होता है। एज अ टीचर मैं अभी भी चीज़ें देखता हूँ। तो कोचिंग्स वाले या स्कूल वाले या टीचर्स कितना ध्यान दे लेंगे, लाइक वो भी इंसान है ना, वो उस कैंपस में ध्यान दे लेंगे, बट कैंपस के बाहर तो क्या हो रहा है वो कहाँ तक नज़र रख सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि किसी को साथ में रहना चाहिए, तो उसमें क्या है ना कि बिल्कुल रहना चाहिए, बट उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर कोटा के या उस सिटी के नहीं हो ना, तो एक तो बच्चे को अकेले भेजने में या उसको रखने में खर्चा बहुत आता है, और वो ही टैकल करने में फिर पढ़ाई का खर्चा, उसको ही टैकल करने में ना कई बार सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, बजट बिगड़ जाता है। अब आप सोचो उसका अगर एक और बंदा जाएगा उसका अलग, राइट, क्योंकि उसको भी रहेगा साथ में और खर्चे सेम होंगे, तो एक बर्डन आएगा। और उससे क्या होगा, फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो जिनके घर वाले नहीं आ सकते, या मे भी कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे शायद घर वाले हो ही ना, वैसे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, अगर सोचो, आप खुद सोचो कि 2 बच्चे हैं, उनका अच्छा बॉन्ड बन गया है, फ्रेंड बन गया है वो। अब एक बच्चा है जिसका यहाँ वो अकेला रहता है, उसको अकेले रहना मजबूरी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक बच्चे की मम्मी साथ में रहती हैं, तो जब वो बच्चा देखेगा इसकी मम्मी साथ में रहती हैं, उसका ध्यान रखती हैं, तो इमोशनली उसके ऊपर भी थोड़ा असर आएगा। तो कोचिंग्स जो है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि यार अगर आधों के पेरेंट्स देंगे, फिर आधे बच्चे जिनकी रहना मजबूरी है, तो एक वो अगर वो इमोशनल वो चीज़ बन जाएगी, तो फिर पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ाई का क्या तो होगा। कोचिंग्स वाले ना अच्छा ही चाह रहे हैं, वो बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। लेकिन जो रीज़न्स हैं ना, जो एक्चुअल रीज़न्स हैं बच्चों के बिगड़ने के, सुसाइड होने के, या फिर आप कह सकते हो कि जो कुछ भी बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, वॉट एवर जो भी कर रहे हैं, कोचिंग्स या कोचिंग का मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है उसको। बाद मैं ये मानता हूँ कि टाइम पे कोचिंग को कंसल्टेट करना चाहिए बच्चों से, लेकिन कोचिंग करती भी है, ऐसा नहीं है वो नहीं करती है, शायद और थोड़ा इम्प्रूव कर लेना चाहिए, बट वो ऑलरेडी कर रही है। बट मुझे लगता है कि घर वालों को भी टाइम पे ना एटलीस्ट, कई ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं सर कि आते हैं, बच्चों को छोड़ गए, फिर सालों तक मिलने ही नहीं आए उनसे। अब आपको बच्चा क्या कर रहा है पता तो करो,
एक बार पूछो ना, फ़ोन पे पूछ लिया 1-2 बार कि हाँ बेटा त्योहार पे बच्चा चल गया तो चल गया, वरना आए ही नहीं घर पे। कम से कम महीने में 1-2 बार आओ तो सही, देखो बच्चा क्या कर रहा है, पता करो बेटा दोस्त कौन है तेरे। ये तो पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबल है ना। आप नहीं आ सकते, किसी को भेज दो, घर में बड़े भाई बहन होते हैं, कोई भी होता है, चलो कोई नहीं ना, आप नहीं जा सकते, हाँ हो सकता है पता करो आपके पड़ोसी का बेटा भी सेम कोचिंग में पढ़ता हो, सेम शहर में है तो कोटा ही ले देके, तो उसको बोला अपने बच्चे का पता करें, मेरे का भी पता कर ना। तो करना सबको पड़ेगा, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से होगा। अगर पेरेंट्स ब्लेम करना छोड़ दें, अगर बच्चा थोड़ा, और बच्चा भी फ्रेंक नहीं हो पाता पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स ने ही वो एनवायरनमेंट दिया है, कभी वो फ्रेंड बन के नहीं रहे। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो यार शेयर करते हैं, पापा है ना मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, तो ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे पेरेंट्स भी हैं। अब वो बेनिफिट हो कि पापा को भी इन्फॉर्मेशन है कि कोई लड़की है इसकी लाइफ में, अब वो ध्यान रखेंगे कि मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले, राइट। और आपने डरा दिया बेटा ये सब नहीं चलेगा घर में। अब यार बच्चे की अपनी इमोशंस है, वो उस एज में है ना, कि आप, और आप इतने स्ट्रिक्ट हो नहीं सकते। अपने एज में आप भी ऐसे थे, आप मान नहीं, अलग बात है। जो फादर है ना जो आज बोलते, जो मम्मी के लिए बेटा ये सब नहीं चलेगा, अपने एज में उनकी भी कहानी किस्से थे। अब आज ये बन रहे हो जो आप, ये आज बन रहे हो, ठीक है, आप बताओगे नहीं ये। और ये भी एक चीज़ है दीपक भाई, जो कि हम कम लोग बात करते हैं, कि ना हमारे पेरेंट्स ने ना हमको अपने में से बच्चा अच्छा बताया है। बिल्कुल। हमें नहीं बताया कि ये वो स्कूल में क्या कांड किया उन्होंने, क्या कॉलेज में क्या कांड करे, मोहल्ले में क्या करते थे वो लोग। हम में से भी तो कई के पेरेंट्स हैं ना जो स्मोकिंग करने के एडिक्ट हैं, जर्दा खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन वो हमें बताया उन्होंने कभी कि बेटा ये लत कैसे लगी हमें, कैसे बता दें कि बेटा दोस्त था कॉलेज में या स्कूल में, उसने कहा ले यार तू भी फूक ले, हमने फूक लिया और लत पड़ गई। तो उन्होंने सिर्फ उतनी, आई एम डेम श्योर आप भी ये नहीं कह सकते आज कि मैं अपने मम्मी या पापा के बारे में 100% सब कुछ जानता हूँ, नहीं पता हमें सिर्फ उतना पता है जितना हमने पैदा होने के बाद देखा है, या जितना थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया है, सुना है उनसे, और उन्होंने बुरा नहीं बताया हमें। बिल्कुल। तो पेरेंट्स भी ना बनते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से फ्रैंक रहोगे ना, तो बच्चा बहुत कुछ शेयर करेगा, बच्चा बेहतर बनेगा अभी से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपको कि टीचर को सिखाओ, कोचिंग को सिखाओ, स्कूल को सिखाओ, पहले आप खुद सीखो ना कि पेरेंट्स बनना क्या होता है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे के लिए बनती है ना, क्योंकि अगर बच्चा जाएगा तो कोचिंग एक पल को थोड़ा 2 मिनट का मौन रखेगा और अपना स्टार्ट कर देगा, लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा है, आपको दुख ज़्यादा होगा। चलो एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि ज़्यादातर जो सुसाइड की जो काउंटिंग है, जो संख्या है कोटा में या इन आवर वर्ल्ड, लड़कों की ज़्यादा है वो। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि देखो पढ़ने वाली लड़कियां भी हैं, मतलब मैं बस जनरली क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी इसमें मिसोजिनिस्ट बनने का कोई भी मतलब कुछ नहीं है, कि मतलब वो मैन जो है ना, लड़के, मैंने सुना मुझे कोई भी कोटा की कोचिंग है, एटलीस्ट हम कोटा को ही ले लेते हैं क्योंकि आप कोटा से हैं, तो वहाँ पे वो मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका क्या रीज़न? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो दीपक भाई, हम भी मेल ही हैं, तो ये चीज़ हम भी, जब मैं इसको बताऊंगा तो हम भी रिलेट करेंगे। कि पहली बात तो ये कि सिर्फ पूरे इन द वर्ल्ड मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप्स उठाने वाले लड़के ही ज़्यादा होते हैं, नॉट ओनली फॉर स्टडीज़, एनी अदर रीजन्स भी, लाइक कोई भी रीज़न। वही मतलब मेरा पूछने का मतलब वही है कि मतलब ज़रूरी नहीं स्टडी का रीज़न ही हो, जैसे कि आपने बोला कि लड़के, ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि सिर्फ कोचिंग की जिम्मेदारी और कोचिंग की गलती नहीं है, क्योंकि कोचिंग अपना काम कर रही है, उसे रिजल्ट देना है। आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स की और आपकी जिम्मेदारी है, गलती भी है, अपन मान लेंगे इस पार्ट को। अब जो दूसरे रीज़न है, लाइक लड़की है, ड्रग है, कुछ भी है, तो उसमें या तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, या आप गलत तरीके से एंटर कर रहे हो, या फिर आप एंटर करने के बाद उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फिर लड़के कमज़ोर होते हैं इसलिए ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्या कह सकते हो इस बारे में? मतलब नहीं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है लड़कों की। तो बिल्कुल, तो देखो दीपक भाई, सुसाइड का रीज़न ये तो बिल्कुल नहीं लड़के स्ट्रॉन्ग कम है, एक्चुअली रीज़न ये है कि वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं इसलिए वो कर रहे हैं। अब मेरी बात थोड़ी ऑपोजिट जा रही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दीपक भाई, क्या है ना कि लड़कियों का एक है ना सिनेरियो में, देखो मैं सबको अपनी जगह सब सही है, पर एक सिनेरियो वो है, घर वालों का भी एक मेंटेलिटी तो वही बन चुकी है ना कि कुछ नहीं हुआ लड़की का तो शादी करके ब्याह देंगे किसी अच्छे लड़के से, घर संभालेगी। लड़कियों का भी एक है माइंड में कि हम अपना पढ़ाई पे फोकस करेंगे, करियर पे फोकस करेंगे, पूरी प्रिपरेशन करेंगे, जान लगा देंगे, फिर भी अगर नहीं हुआ तो एक सिक्योर ऑप्शन तो है, किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाएंगे, घर संभालेंगे, या उसके बाद में भी अप्लाई करते रहेंगे क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, हमारे पास तो ये है, हमें तो थोप दिया गया है, और
वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो बात सही भी है कि बेटा तुम्हें तो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तुम घर का काम नहीं कर सकते हैं, तुम घर में बीवी की कमाई नहीं खा सकते हो, तुम्हें तो अपना करियर कैसे भी बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, मर जाओ भले, बट करियर बनाना है, इतना बनाना है, घर वाले पाल लो, बीवी बच्चे पाल लो, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पाल लो, तो तुम्हें तो करना ही है, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो क्या है ना, बचपन से हमारे माइंड में एक कहा जाता है ना कि लड़कियां इमोशनली स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उनको बचपन से ही ये बताया जाता है कि बेटा तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, तो उन्हें बचपन से इसके लिए तैयार करवाया जाता है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन वो कोई बुरी बात तो नहीं है। लाइक ठीक है ना, आप एक घर छोड़ के, तो वो भी आपकी फैमिली ही होगी, ठीक है, हाँ। और वैसे भी कई रीज़न है जिसकी वजह से भी लोग बाहर रहते हैं, ठीक है। आप क्यों उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो कि लड़कियां दूसरे घर चली जाती हैं, वो फैमिली से दूर हो जाती हैं? ये हम लड़के भी तो करियर बनाने के चक्कर में विदेशों में शिफ्ट हो गए, इधर उधर शिफ्ट हो गए, दूर घर वालों से दूर हुए हैं ना, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और लड़कियों का तो ये भी है ना फिर कि यार सुनो बाई चांस मान लो आप शादी कर लेते हो, अभी तो आप बैचलर हो, है ना, या मैं शादी कर लेता हूँ, तो है ना हमारी वाइफ आती है तो वो बोल सकते हैं कि यार दीपक यार या फिर अंतरिक्ष यार 2-3 महीने हो गए घर नहीं गई, मैं घर हो जाती हूँ, तो आपको कि हाँ चल जा या चल जाऊँ, जैसे भी आप बात करोगे अकॉर्डिंग टू योर बॉन्डिंग। बट हम नहीं कर सकते हैं। मानो आप कहीं, आप आगरा रहते हो, आप बॉम्बे में जॉब कर रहे हो, है ना, आप साल भर काम कर रहे हो, अब आपके तरह घर वालों से मिला नहीं, मैं यार मम्मी की तबीयत ख़राब है, अब मम्मी घर पे हैं, पापा बुला रहे हैं, है ना, लेकिन आप ही नहीं कर सकते कि घर चलो आज निकल जाता हूँ, आपको पहले बॉस से पूछना है, सर अब बॉस ने कह दिया कि यार नहीं अभी नहीं काम होते हैं, आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस पे कुछ प्रेशर है, आप इमीडिएटली छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम बहुत हैं, बस हाईलाइट हमें नहीं किया गया उतना ज़्यादा जितना एक बोल देंगे। वो एक बात बताई कि नारी 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 है, वो बहुत पवित्र, बहुत खूबसूरत चीज़ है इस प्रकृति की, लेकिन हमें क्यों आप इतना डिग्रेड कर रहे हो? हम भी वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम तो रो नहीं सकते हैं पब्लिक में, क्या क्या रो रहा है, हमें रोने के लिए भी ना है, तो हम थोड़ी रोएंगे, तो हमें स्पेस चाहिए जहाँ हम जाके रोएं, आंसू पोंछें, बाहर निकल के आए, फिर दिखाया यार कुछ नहीं हुआ है, हमें वो करना पड़ता है। लड़कियाँ ठीक है, लड़कियों को एक बार प्रेशर आया, कुछ नहीं समझ में आया, रो के हल्की होगी 10 लोगों के सामने वाला भी सोच रहा है क्या ज़्यादा लड़की रोगी पता नहीं क्या, वो खुद माफ़ी मांग लेगा, भले लड़की की ही गलती हो, हम वो नहीं कर सकते। तो कई बार जब इतना हमें टैकल करना है, हम अब तो प्रेशर आ गया ना यार, अब मैं 24 साल का हूँ, अभी सॉरी हो जाऊँगा जून में, ठीक है, तो मैं 24 साल का हो जाऊँगा, अभी भी मैं खुद को नहीं कहता मैं वेल सेटल हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी भी रात में कई बार दिन भर में या कभी जब मैं फ्री होता हूँ थोड़ा, तो मेरे माइंड में आता है यार अभी तो कुछ नहीं हुआ अपना, कोई वेल सेटल जॉब नहीं अपने पास, अपन को ये सब काम करना है, लेकिन इसमें भी अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा, इसको कैसे करियर नहीं बना पा रहे ना अपन, 24 साल की एज हो गई, एक ही तो इस तरह काम कर पाएंगे ना, फिर तो अपनी भी बॉडी जवाब देगी, नहीं हो तो क्या करूँगा, मैं पापा से कैसे कहूँ कि शादी करवा दो, पापा पे प्रेशर नहीं डालना, कल को पापा भी लेकिन टाइम के बाद बोलेंगे, मम्मी बोलेंगी कि बेटा मैं भी बूढ़ी होती हूँ, शादी कर ले, मजबूरी में करनी पड़ जाए, बीवी बच्चों को कैसे संभालूंगा, मेरा करियर, मेरा प्लान, मेरे ख्वाहिश सब खत्म, उन सब के साथ में मुझे उस चीज़ को टैकल करते हुए काम करना है, फिर इमोशनल भी स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। अब मेरे को पता ही नहीं है, मुझे आता ही ये काम है, अब मुझे पता है इससे करियर नहीं बन रहा है मेरा, लेकिन आता ही यही है, मेरा करियर बनेगा लेकिन शायद फ्यूचर में कभी बनेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, मुझे बात पता है, लेकिन मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन टाइम चाहिए मुझे, लेकिन ये सब तो अभी करना है ना, और मुझे पता नहीं दूसरा काम मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा सब, लेकिन करना है, नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले भूखे मरेंगे, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, घर की लाइट कट जाएगी, बिल भरना है, पर कैसे करूँ? तो प्रेशर में कहीं ना कहीं फिर जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो चीज़ सुसाइड पे जाती है। लड़कियां भी करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उनका एक सिक्योर ऑप्शन है कि कल को कुछ नहीं हुआ ना तो एक वेल सेटल लड़के से शादी करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, हम लड़कियों के ऊपर होता है कि यार लड़कियां 24 घंटे घर संभाल ली, उनको तो जो छुट्टी नहीं मिलती, अगर लेकिन ऑपोजिट होगा ना कि हम घर संभाल रहे बहुत अच्छे से, हम उनसे बेटर भी संभाल लेंगे और वो जॉब करेंगे, अरे बीवी की कमाई खा रहा है ये तो कैसा नामर्द है, कैसा लाइक नल्ला बेरोजगार पति है, नालायक है, और ये बाहर वाले बोलेंगे, जो बोलेंगे घर वाले भी बोलेंगे, हमारे पापा बोलेंगे बेटा कमाई खाता है तो मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा है। तो अब जब कुछ समझ में नहीं आता कईयों को, वो हार मान जाते हैं लाइफ से, तो वो मर जाते हैं फिर, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वजह मुझे लगती है जो होता है कि हाँ लड़के ज़्यादा वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बहुत हैं, उनसे हमसे ज़्यादा कोई है भी नहीं, क्योंकि हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है,
हमारे लिए कोई नहीं बोलता कि जैसे होता है नारीवाद, हमारे लिए पुरुषवाद कोई नहीं बोल रहा है, हमारी कोई सोच ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक कैंपेन आपने बिल्कुल। देखा होगा, एक क्वेश्चन और मेरे को बिल्कुल एकदम से माइंड में आया। एक कैंपेन बहुत ज़ोर से चल रहा है, चल क्या मतलब वो चलता ही है एक्चुअली, कि लड़कियां अगर माँ बाप को रखती तो अनाथ आश्रम खाली होते। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं एक बात उन लड़कियों से पूछना चाहूँगा कि आप पूरी दुनिया का डेटा उठा के देखिए, कितने लड़कों ने शादी से पहले अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। जवाब आप खुद पता लग जाएगा आपको, रीज़न क्या है। मैं तो एक को नहीं जानता, घर के बंटवारे हुए हैं शादी के बाद हुए हैं। शादी से पहले कौन सा घर बट गया? एक घर बता दो, 2 भाई 3 भाई दे देते हैं, शादी से पहले वो खुशी खुशी दे देते हैं, बटे क्यों? इसका जवाब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, बट कोई तो है। और शादी के बाद ही क्यों हुआ? वो लड़कियाँ खुद जवाब दे पहले। और रही बात कि अनाथ आश्रम वाली, तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आप तो खुद शिफ्ट हुए हो ना। ये बात आपके भाई से पूछो, आपका भाई जब शादी करके दूसरे को ले आए, बिल्कुल ठीक है, अब आपके घर का क्या हाल है जाके देखो। या तो वो भी बढ़ जाएगा या तो फिर वो भी वही हाल होगा। फिर आप बोलोगी कि सुनो यार अंतरिक्ष, मेरे भाई ने मेरे घर वालों को बाहर निकाल दिया, हमारे घर ले आए क्या? लेकिन कहीं ना कहीं रीज़न तो था कि मेरे घर वाले भी बाहर निकले हैं, तो ये क्यों? और एक वो होता है ना इसी बात पे कि आई थिंक मैं जवाब इनडायरेक्टली दे रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये होता है ना कि यार कि लड़कियाँ 2 घर संभालती हैं, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ तो इसमें बखेड़ा हो जाएगा कि लड़कियाँ शायद 2 घर बिगाड़ भी दी हैं। वो लड़कियाँ अलग अलग हैं पर शायद बिगाड़ दी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियाँ बिगाड़ दी हैं, बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने घर संभाला है। जो ये कैंपेन, वो एक जो लड़कियां इस कैंपेन की बात करती हैं, ये जवाब जरूर है। आप सब बिल्कुल। बोल रहे हैं, लेकिन जो ये कैंपेन की दुहाई देती है कि लड़के ऐसे हैं, तो उनके लिए ज़रूर ये जवाब पेट पर। बिल्कुल। खैर चलो अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा अपोजिट करते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एक अपने लिए बेसिक सवाल पूछना था कि लड़के अपने लाइफ पार्टनर में क्या देखते हैं। जब मतलब लड़कियों का एक अलग डिफरेंट थिंग है कि बहुत सारी चीज़ें देखने की, लेकिन लड़का क्या देखता है अपनी लाइफ पार्टनर जब से शादी करनी चाहिए? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा कि है ना, हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं, हम दिल देखते हैं। इसका जवाब क्या, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। लड़कियों के पास देखो, एक लड़की के पास 10-15 प्रपोजल भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया पे अलग हैं, फेक आईडी बना ले। बिल्कुल, है ना, रियल लाइफ में अलग हैं। लड़कियों के पास ऑप्शन है कि दे हैव टू चूज़ वो विल बी परफेक्ट फॉर देम। हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई एक आता है लड़कों के पास भी प्रपोजल, मेरे पास भी आया है, लेकिन इतने नहीं आते हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि है ना, हम लड़कियां प्रैक्टिकल ज़्यादा होती हैं, तो वो ये चीज़ होता है ना यार, हमने भी सुना है ना, मैंने तो सुना है, आपने भी सुना, हर एक दिल टूटे लड़के ने ये बात सुनी है कि यार घर वाले नहीं मानेंगे, बहुत फेमस है। या फिर ये कि यार तुम वेल सेटल नहीं हो, हमारा फ्यूचर नहीं है, लाइक ऐसा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोचती हैं। ठीक है, वो कह देंगे हाँ प्यार तुमसे है, लेकिन फ्यूचर क्या? प्रैक्टिकल। वहाँ इमोशन में ये बात नहीं जाती है, हम इमोशन पे चल जाते हैं, है ना, हम इमोशन पे चल जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं क्या जो लड़के हमारे साथ हैं ना, वो हमसे प्यार करें, वो हमारे साथ लॉयल रहें। मैं तो यही देखता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असर क्या है ना कि खूबसूरती जो है ना, आज कोई लड़की खूबसूरत है कि यार ये बड़ी खूबसूरत है, मैं से शादी कर लूँ, इन फ्यूचर में हो सकता है वो बहुत मोटी हो जाए, है ना, हो सकता है कि वो ज़्यादा धूप में रहे, उसका कलर टैन हो जाए, मे बी एक्सीडेंट हो जाए, कोई बॉडी पार्ट डिसेबल हो जाए, या कुछ भी नहीं तो बुढ़ापा तो आएगा, राइट, झुर्रियाँ आएंगी चेहरे पे। तो अगर मैं खूबियाँ देखूंगा तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म भी तो होंगी, तो फिर मेरा प्यार ख़त्म। वो जो ख़त्म हो गया प्यार क्या है? जो टिका रहेगा ना लाइफ टाइम तक, वो है प्यार और लॉयल्टी। और है ना, कई बार लोग पूछते भी इस बात में कि है ना, प्यार करने की वजह क्या होती है। लाइक जब मुझे प्यार हुआ, जब बहुत ही तगड़ा वाला हुआ, जिसकी वजह से मैं आज शायद ये सब कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, तब वो लड़की मुझसे पूछती थी कि अंतरिक्ष यार तुम इतना प्यार करते हो मुझे, मेरे को समझ में नहीं आया वजह क्या है। तो मैं तो उससे कहता था कि जिस दिन मुझे वजह पता लग जाएगी ना, शायद उसके थोड़े टाइम बाद प्यार ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्यार करने की वजह है ना, तो वो वजह किसी एक क्वालिटी या किसी चीज़ पे टिकी हुई है, और जिस दिन वो क्वालिटी चीज़ ख़त्म, प्यार ख़त्म,
वो प्यार नहीं था। प्यार बेवजह ही होता है, क्योंकि बेवजह प्यार रहेगा तभी वो लाइफ टाइम तक चलेगा, क्योंकि हमें उससे प्यार है ये पता है, लेकिन क्यों ये पता ही नहीं है। तो जब ये पता ही नहीं है तो ख़त्म कैसे होगा, और वो हमेशा रहेगा। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर वो कितनी खूबसूरत है या नहीं है। तो हम लड़के तो ऐसा सोचते हैं, तो हम लड़के सिर्फ सोचते हैं कि जो लड़की हो, हम किसी के साथ इमोशनल हो गए ना, वो बस हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ लड़ रहे। और ऐसा भी नहीं है कि जो लड़कियाँ बोल जाती हैं कि यार फ्यूचर क्या है हमारा, तुम उसका रही भी तो नहीं ना। क्योंकि अगर वो हम जब लड़के प्यार करते हैं ना, तो हम पूरी शिद्दत से करते हैं, हम पागल हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भले हम मर जाएं आज, लेकिन इसके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो सोचो, कई लड़के इस चक्कर में जब उनकी मोहब्बत छोड़ गई तो वो बन गए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं जिनसे इंस्पायर होकर मैं लिखना चाहूँगा, मनोज मुंशी शुक्ला। जब वो लड़की छोड़ के गई वो कुछ भी नहीं थे, आज वो क्या है सब जानते हैं, राइट। तो हम बन गए। तो सोचो, जिसके जाने के जुनून में लड़के कुछ बन जाते हैं, वो साथ रहती तो क्या कर जाता है, वो प्यार में क्या कर देते हैं, क्योंकि तब तो उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, जिसके साथ वो कुछ गलत होने नहीं दे सकते, जिसको वो दुखी नहीं देख सकते। वो मोटिवेशन को कहाँ लेके जाती। तो ये नहीं होता कि लाइक, तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि लॉयल हो, हमारा रहे, दैट्स इट। और हम दिल से ही सोचते हैं, हमने नहीं सोचा कि प्रैक्टिकल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। हम भी तो कह सकते हैं कि व्हाट इफ़ तुम मेरे बच्चे नहीं पाल पाई तो, हमने तो नहीं पूछा ना। व्हाट इफ़ तुमने मेरे घर वालों को तुम बना नहीं पाई तो, व्हाट इफ़ तुमने मेरा घर तोड़वा दिया तो, हमने कभी नहीं पूछा ना, किसी लड़के ने नहीं पूछा। तो हम नहीं सोचते, ये लड़कियाँ सोचती हैं सर, हम नहीं सोचते कभी। बिल्कुल देखो, करती तो हैं, मतलब शायद 10% ना करें, 90% कर देंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। देखो क्या है, इसका रीज़न हमारी ना हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो क्या होता था ना कि जब हम जंगलों में रहते थे, लाइक आदि मानव टाइप, तब वहाँ क्या होता था ना कि जब ह्यूमंस नए नए इवॉल्व होने स्टार्ट हुए थे, जब वो नए नए उनका एग्जिस्टेंस नया नया हुआ था दुनिया में डायनासोर्स के बाद, तो तब क्या हुआ था ना कि ये चीज़ हुई थी कि हम जंगल में रह रहे हैं, तो जंगली जानवर हैं आसपास, बहुत सारी खतरा, डेंजर जोन बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। खाना भी आप ऐसे नहीं कि आप जॉब कर रहे हो तो पैसे देके मार्केट से खरीद लोगे, आपको शिकार करके लाना है जानवरों को मार के, या फिर फल फ्रूट ढूंढ के आना है। और जंगल में ढूंढना है तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे तभी ढूंढ पाओगे, ठीक। तो क्या था, अब सारे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, जो मेल थे और जो फीमेल थी, तो मेल सारे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कुछ कमज़ोर भी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, अब फीमेल्स जो थी ना, उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि फीमेल्स का एक जो फिज़िकल एक स्ट्रक्चर है वो मेल से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस मेल में ज़्यादा शिकार करने में, फिज़िकल एक्टिविटी में बॉयज़ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका स्ट्रेंथ है वो। तो अब क्या था कि ये काम उनके ऊपर था कि शिकार आप करोगे, खाने का जुगाड़ आप करोगे, अगर कोई जानवर अटैक कर दे फैमिली पे तो उसका प्रोटेक्ट आप करोगे, सब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। तो जो गर्ल थी वो क्या करती थी, यार कोई कमज़ोर आदमी है, वो तो ये सब कर ही नहीं पाएगा, उन्हें भी अपना प्रोटेक्शन करवाना है, अपने सर्वाइवल करवाना है। तो वो ऐसा आदमी ढूंढती थी जो स्ट्रॉन्ग हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके हर तरीके से। तो अब इसके लिए भले ही 10-10 लड़कियों को एक ही लड़के से के साथ अपना फैमिली आगे बढ़ाना पड़े, बच्चे पैदा करना पड़े, पर ठीक है कि 10 कमज़ोर से बेटर है एक स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर व्हाट इफ़ अगर ये 10 डर के भाग गए तो इन टाइम पे, तो ये चीज़ तब से है, लाइक वो अल्फ़ा मेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तब का है। तो वो चीज़ वो लोग हमारे पूर्वज ही हैं। तो वो माइंड में वो जो स्किल्स है ना, लाइक हम अपनी स्किल्स, अपनी सारी थॉट, सब कुछ अपने पूर्वज से अडॉप्ट करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ से आई है। तो वो अभी भी लड़कियों के माइंड में है कि जो सिक्योर है ना, वही फैमिली को, बच्चों को हमें पाल पाएगा, अच्छे से हमें संभाल पाएगा। और तो वो चीज़ उस वे में सही भी है, क्योंकि ऐसे केस भी होते हैं कि शायद ये मेरी ही अभी कही हुई बात का थोड़ा उल्टा जा सकता है, बट ऐसे केस भी होते हैं कि है ना, किसी लड़की ने शादी तो कर ली किसी लड़के से, क्योंकि उससे कहता था कि दावा करता था बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन अब शादी के घर में कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लाइक फिर वो एक दूसरे को गंदी गालियाँ दे रहे हैं, वो प्यार ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो प्यार था ही नहीं। वहाँ पे बातें हो रही है, लाइक ऐसी बातें भी, फिर यार तुमसे शादी करना मेरी गलती थी, ठीक है। डिवोर्स होते हैं, डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? लव मैरिज में क्या, लव मैरिज में डिवोर्स होते हैं, क्यों होते हैं? वो लव था ही नहीं ना, जहाँ लव है वो तो देखो खुशी खुशी रहे हैं। तो अब लड़कियाँ इससे भी बचना चाहती है, और वो उनका सही भी है, क्योंकि यार वो भी अपना घर बार सब छोड़ के तुम्हारे पास आ रही हैं, राइट। तो वहाँ पे वो सही है, हाँ। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर आप ये श्योरिटी दे देते हो कि आप संभाल लोगे, तो लड़कियाँ टिकती भी हैं, लड़कियाँ टिकने वाली भी, क्योंकि ऐसे भी तो कपल्स है ना। शाहरुख खान की जो सर हैं
उनकी वाइफ गौरी उनके साथ तब से वो कुछ भी नहीं थे, बट उनकी मेहनत थी, उनकी डेडिकेशन थी, उनका काम था जो गौरी मैम को दिखी कि ये बनेगा कल, वो विश्वास पे टिकी ही रही उनके साथ। और शाहरुख खान आज सुपरस्टार है, इंडिया में नहीं, वो वर्ल्ड पे इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल स्टार बन चुके हो, तो टिकी भी हैं। तो ऐसी लड़कियां भी हैं। और हाँ, अगर लड़का ही नालायक है तो, और ये बात तो गलत भी नहीं है ना कि यार तुम किसी को प्यार करते हो और तुम कह दो लड़कियां पैसे वाले के पीछे फाड़ दी हैं, तो यार तुम कोशिश तो करो। हाँ, नहीं हो पाए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट कोशिश करो। तो यही कि वो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे अपना रीज़न है। नहीं भी जाती हैं अगर उनको दिखता है कि लाइक, हाँ, पर ज़्यादा जाती हैं। और हाँ, लड़कियां थोड़ी मनी माइंडेड शायद बहुत सारी लड़कियां 90% होती है। इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसका ये वाला टॉपिक हम ख़त्म कर सकते हैं कि एक लड़का है हमारी ही एज का है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, बट वो 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है। तो लड़कियां सोचेंगी उससे शादी करने से पहले सलमान खान सर आज 50+ है, मे बी 60, इस एज के लोगों को नॉर्मली बूढ़ा कराता है, पर 20 साल की लड़की पागल है सलमान खान की खूबसूरती के पीछे नहीं, उनका जो स्टेटस है उसके पीछे। अदरवाइज सलमान खान सर से खूबसूरत लड़के हैं ना आपकी एज के, आप क्यों उनके पीछे पागल नहीं हो। अब आप उसके पीछे बोलो नहीं सलमान खान सर से प्यार करते हैं, वो अच्छे इंसान, वो टेवर, वो सब बहाने हैं। अच्छा, वो 25 साल का लड़का भी उसकी लाइफ के बारे में जानो तो सही। तो ये चीज़ है। तो सलमान खान को आज भी 20 साल की खूबसूरत लड़की वो ऐसे कहेगा मिल जाएगी, वो जो वो चाहेगा उस काम के लिए मिल जाएगी, नॉट ओनली फॉर शादी, राइट। लेकिन हमें पहले स्टेटस चेक किया जाएगा हमारा, फिर ही शायद कोई मिले। तो ये तो है बिल्कुल। बहुत कुछ एक नया एक तरीके का फन समझ में आया कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। और ये तो खैर ऑडियंस जानती है कि क्या ज़्यादातर सच्चाई है, क्योंकि जो फील करता है वो समझ लेता है। एक मुझे हिस्ट्री पे क्वेश्चन और करना था आपसे। बिल्कुल, क्योंकि टीचर हैं आप, हिस्ट्री की नॉलेज है, सनातन धर्म की नॉलेज है, सनातन धर्म के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया है, बहुत कुछ सिखाया गया है, पढ़ते हैं हम, इंटरेस्ट लेते हैं और हम बिलीव करते हैं जो भी हमें बताया, हम खुद वहीं से आते हैं, हम कुछ वहीं से आते हैं, है ना। लेकिन मुझे एक सवाल जो मेरे को भी है कभी क्यूरियोसिटी, और शायद मुझे उसकी नॉलेज नहीं है भी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, और सब उनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, हम भी बहुत अच्छा जानते हैं, भगवान है हमारे, बिल्कुल, तो उनसे उन्हें सब कुछ पता होता है एटलीस्ट। हम अगर किसी को भगवान कह रहे हैं तो उन्हें पता है एटलीस्ट कि कौन सही है कौन गलत है। उनसे जब किसी एक गांव के व्यक्ति ने बोला कि सीता माता वहाँ पे रही हैं रावण के पास जी, वहाँ से वो नापाक हो गई हैं, तो श्री राम, प्रभु श्री राम ने उस शख्स की बात क्यों मान ली, और जिनसे वो प्रेम करते हैं, जिन्हें एटलीस्ट उन्हें पता है कि हाँ सीता माता हैं, वो खुद भी जानते हैं कि वो सीता माता हैं, धरती माता से पैदा हुई, तो उन पे शक क्यों किया? ओके, तो इसका जवाब एक तो बहुत से लोग जानते नहीं हैं, तो हो सकता है शायद आपको भी ना बताऊं, तो आपको शौक लगे, मुझे भी लगा था, बट मैंने इस पर फिर थोड़ी रिसर्च करी तो ये बात एक्चुअल मैसेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान श्री राम हैं, वो भगवान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो नारायण जी के अवतार हैं, बट वो जन्म एक मनुष्य रूप में ही लिया था उन्होंने, और उनको काफ़ी टाइम तक ये शायद मुझे जहाँ तक मैंने रामायण पढ़ी है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उनको ये एंड टाइम तक पता भी नहीं था कि वो अवतार हैं। लाइक उन्हें यही पता था कि वो एक ह्यूमन है, ओनली नॉर्मल इंसान है, क्योंकि उन्होंने उसी रूप में जन्म लिया था, तो उन्हें नहीं पता था। तो और सेकंड बात कि जो आप बता रहे हैं, तो शॉकिंग बात ये है कि जो महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी हुई जो ओरिजिनल रामायण है ना, वो रावण वध पे ख़त्म हो चुकी है, उसके आगे रामायण उन्होंने लिखी ही नहीं कभी। ये जो कहानी बात की है महर्षि वाल्मीकि जी की, जब आप ओरिजिनल रामायण पढ़ोगे ना, तो वो रावण वध हुआ, विभीषण को राजा बनाया गया, उसके बाद श्री राम, अपने भाई लक्ष्मण जी, माँ सीता और हनुमान जी, और जो बाकी के जो लोग जो उनके साथ आना चाहते थे, सारे नहीं गए थे। सुग्रीव जी नहीं गए थे क्योंकि उन्हें अपनी किष्किंधा का राजपाट संभालना था। अंगद जी भी उनके साथ रुके थे, और बाकी जामवंत जी और बाकी सब उनके साथ थे, बट हनुमान जी का लगाव था श्री राम जी से, वो उन्हीं के साथ रहना चाहते थे। तो हनुमान जी और भी कुछ लोग जो उनके साथ जाना चाहते थे, और उनके साथ श्री राम अयोध्या लौट गए, अपना दरबार, अपना राजपाट संभाला। महर्षि वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण वहीं पे ख़त्म है। ये आगे का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखा ही नहीं कभी। तो और अब ये आया कहाँ से? जब मुग़ल लोग यहाँ पे आए,
जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो वो एक बात जानते थे कि हिंदुस्तान का कल्चर है सनातन, जो हमेशा अच्छाई, सच्चाई, इन सब चीज़ों पे टिका हुआ है, ज्ञान पे टिका हुआ है। सनातन में विज्ञान है, फालतू उठपटांग बातें नहीं है। लाइक मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जैसी होती ना, लाइक कुछ लोग होते हैं कि अगर सवाल उठा लो कि उनके धर्म पे ऐसा क्यों है, क्या तुम सवाल नहीं उठा सकते? हमारे में ऐसा नहीं है। हमारी तो श्रीमद् भगवद गीता ही इस पे बेस है कि अर्जुन सवाल कर रहा है, जबकि सामने कौन है? श्री कृष्ण भगवान। वो खुद कह रहे हैं, अपना स्वरूप दिखा चुके हैं, महास्वरूप। क्या मैं भगवान हूँ? मैं कह रहा हूँ मार तो मार। लाइक अर्जुन को तो होना चाहिए ना कि यार भगवान कह तो सही है, मार दूँ, लेकिन नहीं। ये हमारा सबसे पवित्र, सबसे बड़ा ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और गीता ही सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे बड़ी मानी जाती है। उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अर्जुन ने 18 अध्याय तक सवाल पूछे हैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ा सामने भगवान होंगे। मेरे को सही नहीं लग रहा, आप कह दो तब भी सही नहीं लग रहा, मैं तो सवाल करूँगा, जवाब दो, सेटिस्फाइड हो तो करूँगा। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है। तो अब जब मुग़ल और जो ब्रिटिशर्स और जो बाकी लोग जो कि कब्ज़ा करना चाहते थे, हमें गुलाम बनाना चाहते थे, हमारा कल्चर ख़त्म करना चाहते थे, वो ये बात जानते थे कि ये लोग पूरी दुनिया गुलाम बन जाए, भारत गुलाम नहीं बनेगा। यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग ज्ञानी हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ के लोग ज्ञान जानते हैं, यहाँ के लोग आयुर्वेद तब से जानते हैं। तब से तो हम जानते नहीं थे कि डॉक्टरी वगैरह क्या होती है, मेडिसिन क्या होती हैं। इन्होंने ज्ञान ढूंढ लिया। तो अब क्या करें? कुछ तो करना है, गुलाम बनाना है। एक ही तरीका था, हमारे पुराने ज्ञान को तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके हमें बता दिया जाए। अब वो अपने मुंह से बोलेंगे तो कौन मानेगा? और तो इसके पीछे करके आ सकते हैं, पहले तो यहाँ के कुछ गद्दारों को, यहाँ के लोगों को मिलाओ अपने साथ, जो कि इस तरह का काम कर सकें। नया कंटेंट क्रिएट करो और ब्रेन वॉश कर दो। रामायण जो है इसके बाद की तब जोड़ी गई है ये जो है। अब कुछ सोचो ना ये बात कि अगर हम मान भी लें कि वो पूरी रामायण जो हमें सुनाएगी, पढ़ाएगी, वो सच है, तो कोई भी नॉर्मल राइटर एक कहानी लिख रहा है, उसे अपनी कहानी तो पता होगी ना। उसमें एक आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए कि पहले कुछ और बात हो रही है, बाद में कुछ और बात नहीं होती। हम मूवीज़ भी देखते हैं आजकल के जो नॉर्मल बेकार से बेकार राइटर भी था, एटलीस्ट उसे पता है वो लिख क्या रहा है। तो वो आधी कहानी में कुछ और बात, आधी में कुछ और बात नहीं कह सकता सेम कैरेक्टर को लेके। तो रामायण में दोहरे कैरेक्टर क्यों दिखाए जा रहे हैं श्री राम के? एक तरफ रामायण में ये बताया जा रहा है कि श्री राम नारी का इतना सम्मान कर रहे हैं कि जब रावण वध हो गया है, तब उस टाइम पे तो लोग यही कहता था ना कि आपने जहाँ पे युद्ध जीता, जिस से राजा साहब जीते हैं वध करके या फिर उसको अपनी शरण में लेकर, तो अब उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी रानियों पे आपका हक है। ये होता था और ये हुआ भी है। तो इस तरीके से तो श्री राम जी को जो रावण की जितनी भी वाइफ्स थी उन सब पे उनका हक था। और अगर वो ले लेते हक तो गलत भी नहीं था, युद्ध लड़के तरीके से लिया है। पर उसी रामायण में लिखा है कि श्री राम जी जब मंदोदरी और बाकी जो उनकी वाइफ है रावण की, जब उनके सामने हाथ जोड़ के सर झुकाए खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा है ना भी कि अब यही हमारे स्वामी है, तब श्री राम उनके पास जा रहे हैं। तो उनको हाथ जोड़ के आँखें उन्होंने उठाई नहीं अपनी, उनको कह रहे हैं माँ ये सब आपका, संभालो आप, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। इतनी इज्जत कर रहे हैं। शबरी के बेर चरणों में बैठ के खा रहे हैं। अहिल्या जी हैं, उनको माँ के संबोधित कर रहे हैं। वो श्री राम अपनी वाइफ को ऐसे कहने पे छोड़ देंगे जंगल में भटकने के लिए, जिन्होंने सिर्फ विश्व कल्याण के लिए, उनका काम तो क्या था, जंगल में 14 साल काटने, कैसे भी काट सकते थे ना वो, ये तो शर्त थी। उनको क्या ज़रूरत थी दूसरों की पीड़ा, उनको क्या ज़रूरत थी अहिल्या का शाप दूर करने की, उनको क्या ज़रूरत थी शबरी को मुक्त करने की, उनको क्या ज़रूरत थी बाली का वध करने की। 200 की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका लेके थोड़ी बैठे हैं वो। तो जो श्री राम इतने संवेदनशील हैं कि 200 की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के हेल्प करने निकल गए, जबकि खुद प्रॉब्लम में उनको 14 साल जंगल में काटने, राजकुमार है यार, राइट। उस प्रॉब्लम में जब वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो अपनी खुद की वाइफ को, अपनी खुद की धर्म पत्नी को, जिसके लिए वो लड़े, लाइक इतने, रावण इतना शक्तिशाली था ना कि देवता कांपते थे उससे। भगवान शिव के आगे किसी की हिम्मत नहीं थी रावण को कुछ कह दे। अगर किसी देवता से बड़े देवता से को ना कि यार रावण से पंगा लेना, नींद लेगा भाई मैं, ये रावण का ओहदा था। उसके इंद्रजीत ज्ञानी था, महाज्ञानी था, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, कुंभकर्ण कम थोड़ी था, सेना थी, सब कुछ था रावण के पास। उस रावण से
एक जंगल में रहने वाला, कुछ 22-23 साल उम्र थी उस समय श्री राम की, अगर हम रामायण के अकॉर्डिंग देखें तो, में रहने वाला एक, अब वो राजकुमार भी नहीं है, वो हेल्प भी नहीं मांग सकता, रहने वाला एक लड़का सिर्फ अपनी वाइफ, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसकी वाइफ है, कुछ वानरों की सेना बनाकर इतने महा आदमी से लड़ने पहुंच गया। या तुम कैसे कह सकते हो कि उसने अपनी वाइफ को ऐसे ही जंगलों में छोड़ दिया होगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना बस, कि एक कहानी में दो अगला कैरेक्टर कैसे हो रहा है? या तो शुरू से ही श्याम का कैरेक्टर वैसा दिखाओ फिर, तो ये तो बीच में कुछ गड़बड़ी हुई है ना, वही तो की गई है, क्योंकि राइटर को तो पता था वो क्या लिख रहा है कहानी, तो उसने तो गड़बड़ी की नहीं होगी, तो इसका जवाब कहाँ है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि श्री राम जब सीता माता के लिए इतनी लड़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो उनसे दूर गई हैं, तो एक छोटी सी बात पे तो शायद उन्हें नहीं छोड़ेंगे, आई थिंक। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, छोटी सी बात अगर नहीं भी, और मुझे लगता है ऐसी कोई, पहले तो उन्हें अपनी वाइफ पे इतना विश्वास था, तभी तो उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई करी ना, क्योंकि यार जो उनके साथ हम किसका दे रहे हैं तो हमें पता है वो इंसान कैसा होगा, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। और जैसे किसी बात का लालच ही नहीं है, लंका पे तो उनका हक था, सोने की लंका थी, जलने के बाद भी बची थी वो, तो वो कहते थे यार मैं लूँगा इसे, विभीषण तुम चलो मेरे सेक्रेटरी बन जाओ, असिस्टेंट बनो, जीता मैंने, तुम्हारी तो बस की बात नहीं थी, बट उन्होंने वो दिया है कि सब रखो, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। तो और श्री राम ज्ञानी भी थे, महाज्ञानी थे वो, ऐसे तो थे भी नहीं, तो ऐसा तो है ही नहीं, होता भी नहीं कि कोई बात की वो अपना दिमाग नहीं लगाएं। यार कोई हमारी वाइफ के लिए कुछ कहेगा आज, तो हम भी किसी कहने पे मान थोड़ी लेंगे, जब तक कोई सबूत नहीं, जब तक कोई हमें कुछ भी ऐसा हिंट नहीं कि हाँ ये कर रही है, हम पहले पता करेंगे ना, तो श्री राम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो ये कहानी तो, और ये बात बहुत शॉकिंग लगी थी मुझे, क्योंकि सिर्फ रामायण ख़त्म है, वो कहानियाँ और जो होती है वो इतनी ही होती है। शायद श्री राम अब खुशी खुशी अपना राज्य में रह रहे हैं, सब नॉर्मल था ना फिर तो, क्योंकि सारे जो जितनी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म करके लौटे थे, वो वनवास, राक्षसों को, सब कुछ सॉर्ट आउट करके लौटे वो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनके वहाँ पे। तो ये कहानी जोड़ी गई कहानी है जो बाद में जोड़ी गई, और जोड़ने वाले ने इतना दिमाग भी नहीं लगाया कि एटलीस्ट पहले की कहानी पढ़ लें ताकि वो सही लगे, या तो पूरी मॉडिफाई करें या तो करता नहीं, तो ये कहानी गलत है। एक नई सूचना इसे कहेंगे हम, एक बिल्कुल। नई घटना आपने हमें अवेयर करा दिया इससे, और एक्चुअली मैं इसको फाइंड भी करूंगा कि ये कितना सही है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, कि अभी तक नॉलेज ही नहीं थी और ना इस फैक्टर पे अपन गए थे, बस बिल्कुल। माइंड में सवाल था, लेकिन अब ज़्यादा सवाल खड़े हो गए बिल्कुल। हैं कि ऐसा किया क्यों गया और किसने किया, इसका किसका बेनिफिट है बिल्कुल। इससे, और मतलब क्यों गुमराह किया जा रहा है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो हमें अपने पॉडकास्ट को भी विराम देना है। Sure। एक आखिरी सवाल मैं बिल्कुल। आपसे करके, और अपनी बिल्कुल। आपको भी मैं ज़्यादा जी। तकल्लुफ़ नहीं दे सकता, बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्योंकि श्री राम को अपन मानते हैं, जी। श्री कृष्ण को अपन मानते हैं, सनातन के हैं, और प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल। प्रेम एकदम ज़रूरी है, मतलब हम इसकी बिल्कुल पूरी है। रिस्पेक्ट करते हैं। जी। लेकिन आज का जो कल्चर है, आज का यूथ जो है बहुत मतलब ब्रेकअप, डिवोर्स और इसके साथ घिरा हुआ है। तो इतने अच्छे शहर से, इतने अच्छे सनातन से बिलोंग करने के बाद क्या ऐसी हमारी क्वालिटीज़ हैं, एजुकेशन है कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स या बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स या बहुत जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं? उसकी क्या वजह, आप मतलब आप समझ सकते हो अपने यूथ से, अपने जो अपने एज के लोगों से। मत जाओ 90s के लव में, अब नहीं जा रहे। 90s का लव तो जो भी था ठीक है, वहाँ पे तो शायद कम होते थे आज के मुकाबले, लेकिन अभी की क्या वजह है? जी बिल्कुल, आप सच करिए, हम 90 से पुराने ज़माने में जाएँ तो वहाँ पे कम होते तो थे बट कम थे, आज ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह एक तो मुझे लगता है एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्यों है? देखो क्या था ना, जब हम भी, मैं खुद 2000 में पैदा हुआ हूँ, बट मैं खुद उस चीज़ से रिलेट करता हूँ, ऑल्दो मेरी जनरेशन भी कर रही है, बट मैं हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल। तो इसका रीज़न जब मैं सोच रहा था, तब मुझे क्या लगा ना कि क्या था ना कि आजकल की जनरेशन के लिए सब चीज़ ईजी हो गई है, ऑन हैंड हो गया है, एक क्लिक। पहले क्या होता था, हमें जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब चिट्ठियों का दौर था, या टेलीफोन जब आए थे नए नए, या उससे पहले का टाइम जो था, राजा महाराजाओं का टाइम हम लें, तो तब क्या होता था, आपने आज एक कोई लड़की देखी, आपको अच्छी लगी, ठीक है, आपने सिर्फ देखा है उसे, कुछ भी नहीं पता, आप पर अच्छी लगी है, या दोबारा देखना है, तो आप जी जान लगा दोगे उसके बारे में पता करने में। पता लगा, लोगों से पूछा, और ये काम आपको करना भी सीक्रेटली है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना फ्रैंक माहौल नहीं था, तो आपको ये चीज़ें सीक्रेटली करनी है।
वहाँ टाइम गया आपका, पता लग गया, ठीक है। अब दोबारा देखना है उसे, ये घर है उसका, पता लग गया आपको। अब आप क्या करोगे, नीचे खड़े हो जाओ उसके करके, नहीं दिखी आज। अब आपको यार ऐसे तो नहीं दिखेगी है, पता करना पड़ेगा कहाँ कहाँ जाती है, किस किस टाइम पे जाती है। स्कूल में है, कॉलेज में, ठीक है, सुबह 9 बजे जाती है कॉलेज, शाम को 5 बजे लौटती है, यानी 9 बजे घर से निकलेगी, 9 बजे यानी 8:30, या फिर कॉलेज की डिस्टेंस पे, अब कॉलेज की डिस्टेंस भी पता करोगे जाने में कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से आप उसके घर के बाहर जाके खड़े हो गया, अब वो दिख गया आपको, खुश हुआ, ठीक है, ये चीज़ चली। अब लड़के ने नोटिस किया, लड़की ने नोटिस किया, तो थोड़ा बहुत हाँ दोनों को अंदाज़ा हो गया क्या चल रहा है। अब आप और मेहनत करते थे, आप फिर कॉलेज के बाहर जाने लगोगे, या जहाँ पे भी जाती जॉब पे वहाँ जाने लगोगे। अब अभी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आसपास लोग हैं, फ़ोन वोन तो ही नहीं, तो सीक्रेटली बात हो जाए, आसपास लोग हैं, जाके कैसे अपनी बात बोलोगे। तो आप क्या करोगे यार, इसकी फ्रेंड है ये, इसका ज़्यादा देती है, आप उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करोगे, 2-4 दिन पहले बात करोगे, थोड़ा नॉर्मल कंफर्टेबल करोगे, फिर फ़ोन तो है नहीं, हिम्मत करके एक लेटर लिखोगे। अब उसमें भी मेहनत है, वो लेटर भी आप ये नहीं कि जाके उसके फ्रेंड को ऐसे दे दो, भाई किसी ने दिख लिया तो, लेटर आज लिखा है ना, 3-4 दिन तो आपका प्लान चौपट होगा, क्योंकि लोग दिख रहे हैं, शायद 5वें-6ठे दिन आप उसकी फ्रेंड को लेटर दे पाओगे। इन्वेस्टमेंट लगा, मेहनत लगी, फिर वो लेटर उसकी फ्रेंड यानी कि जो मेन टारगेट है उसको पहुँचने में वो 4-5 दिन गए। अब लड़की ने लेटर पढ़ लिया है, पर हम वो सीन नहीं कर सकते, वो सीन वाला ऑप्शन नहीं है कि पता लगा पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं, अब लड़की की प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, कि उसका जवाब हाँ है, भले बोले कैसे, उसको भी लेटर लिख के देना पड़ेगा। अब लड़की के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग उसे भी देख रहे हैं, 3-4 दिन देख रहे एक दूसरे को, लेकिन कुछ बात नहीं हुई, लड़का टेंशन में आ गया, यार नाराज़ तो नहीं होगी, तो शायद महीना भर पहले लेटर लिखा था, महीने भर बाद जवाब मिला, सिर्फ इतना हाँ या ना, फिर अपने तो एफर्ट लगा, इतने से काम में सिर्फ हाँ या ना जानने में, बात करने में एफर्ट लगा। आजकल क्या हो गया है ना, आपको किसी को देखने की भी नीड नहीं है, सोशल मीडिया पे इतने ऑप्शंस हैं, या अगर आप देख भी रहे हो, अगर आप किसी को जानते भी हो, पर्सनली बात कर रहे हो, तो यहाँ से फ्री हुआ है, घर पे जाके फ़ोन कर लिया या मैसेज कर लिया, ठीक है, व्हाट्सअप पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे करेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, ठीक है, जो भी बात है हैंड टू हैंड बातें हो रही है, पता लग रहा है। तो पहले वो होता था कि यार एक बात करने के लिए तरस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हो रही है, 2 बातें हो पा रही हैं, आजकल हज़ारों बातें हैं, डेली ख़त्म हो रही हैं, तो वो चीज़ हुई है एक, ठीक है। फिर ये सब हो गया, तुम ऑनलाइन मुझसे बात नहीं करी, शक है, ऑप्शन भी इतने बड़े, डेटिंग वेबसाइट आ गई अब तो, ठीक है, हाँ तो व्हाट्सएप कर दो, 1 नहीं 10 हैं, ठीक है, क्लिक पे हैं सब, तब तो एक से बात करने में ज़माना बीता। तो अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा होगी ना, इसमें कुछ एफर्ट नहीं लगा, कुछ मेहनत नहीं लगी, सब आसानी से हो गया। तो अब क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें बिगड़ रही हैं अगर बच्चों में, इनमें, तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनका कोई वो बॉन्ड ही नहीं बना, वो वाला, थोड़े टाइम के लिए वो हार्मोन्स लोचा हुआ, वो केमिकल इफेक्ट हुआ, लगा कि इट अच्छा, बट वो बॉन्ड वैसा नहीं बना कि जब ये कहते हैं ना कि यार अब नहीं होगा आगे, तब कोई ऐसी बात ही नहीं है जिनको रोक ले वहाँ तोड़ने से। उस टाइम पे क्या होता था कि चलो ठीक है, नहीं बना ना, जब दोनों मिलते थे आखिरी बार, बात होती थी कि यार अब आखिरी बार है, ख़त्म करते हैं, तो तब वो सब चीज़ें याद आती थी कि यार नहीं यार, हमने कितना कुछ किया था एक दूसरे के क्लोज आने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, हमने बहुत कुछ किया था, इतनी आसानी से हमें नहीं मिला था, हमने मेहनत की थी, हम धूप में खड़े रहते, हमने लेटर दिए थे, हम तरसते थे, वो मेहनत सारी याद आती है ना, वो सामने इमोशन बन के आ जाती है, तो वो रोक लेती थी उनको जाने से, बट अब वो चीज़ है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, भले ही मैं कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी ना कनेक्शन भले बढ़ा दिए, पर लोगों को कनेक्ट करना छोड़ दिया है। जितने लोग पास टेक्नोलॉजी में आए ना, पर्सनली उतने दूर चल गए, क्योंकि वो है ही नहीं ना, बॉन्ड कहाँ से बनाओगे आप। लाइक मनोज मुंतशिर जी, जैसे आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि उनको भी 12th में प्यार हुआ था जब वो राइटर बने, ठीक है, बट वो प्यार ऐसा नहीं था, वो प्यार वो आज भी क्यों नहीं भुला पाए, वो जुनून क्यों आया उनमें, क्योंकि वो बताते हैं अपनी कहानी कि जब वो है ना, जब मुझे वो लड़की पसंद थी, तो उसका जहाँ घर था ना, वो डबल स्टोरी घर था, और घर के नीचे एक प्लेग्राउंड था, और उस प्लेग्राउंड में सारे लड़के खेला करते थे शाम को क्रिकेट। मैं दोपहर में गर्मी के टाइम जब समर वेकेशन थे, भरी धूप में, लू में, 2 बजे ना वो अपने रूम में पढ़ाई करती थी, और विंडो की तरफ उसकी डेस्क थी, और वो नीचे से ना अगर कोई देखे तो उसे दिखती थी वो। तो मैं भरी धूप में 2 बजे उस ग्राउंड में खड़ा था उसको सिर्फ देखने के लिए।
तो जब ये हुआ कि जब उस लड़की ने बोला कि यार मनोज ऐसी बात है ना कि वो जो लेटर्स और वो जो फोटोग्राफ, क्योंकि उस समय से फिजिकल लेटर फोटोग्राफ फ़ोन में तो नहीं कि डिलीट कर दिया है ना तुम्हारे पास, हम सब ख़त्म कर दे तो लौटा दो, वापस कर दो मुझे। तो उनको वो बात है ना मतलब चुभ गई कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट था मेरे ऊपर, जो प्यार था, वो सिर्फ फ़ोटोज़ और वो लेटर्स तक ही सीमित था। उसका क्या, जो मैं धूप में खड़ा था तुम्हारा इंतज़ार करता था, वो तुम कैसे लौटाओगी। तो वो कहते, तब एक शेर लिखा था मैंने कि आँखों की चमक, चेहरे की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। अरे वाह। तो वो ज़माना था, नहीं हो पता है लोग, क्योंकि वो इतना उनका लगता था मेहनत थी इस चीज़ में। आज आपके पास कोई चीज़ है, आपने मेहनत से कमाई है ना, वो बन गया आपका, आप नहीं छोड़ सकते उसे, यूं ही आ गई है। ये ज़्यादा अफोर्ड नहीं किया, ठीक है आप आज 50,000 कमाते हो, 10 की कोई चीज़ खरीदोगे, या गई कोई नहीं, दुआ खरीद लूँगा, वही चीज़ है आज की जनरेशन का। तो इसीलिए वो बॉन्ड नहीं बढ़ पा। अगर आज भी वो एरा आ जाए ना, यही जनरेशन है जो टूट के प्यार करेगी, जैसे हम लोगों ने किया। पर ये प्रॉब्लम है बस जी। चलिए अंतरिक्ष भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी मुझे चीज़ें भी। आपसे सीखने को मिली, बहुत प्यारी प्यारी हमने बात करी। उम्मीद है आप सबको भी ये हमारी बातचीत बहुत पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको हमें सजेस्ट करना है, कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच अंतरिक्ष भाई, अच्छा लगा। थैंक यू दीपक।